हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, हमारे सीए फाइनल ऑडिट के क्रैश कोर्स का आज ये तीसरा लेक्चर है और पहले दो लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इट इज ऑडिट ऑफ सीएफएस। सो आज पहले स्टार्टिंग फेज में हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो सीएफएस के हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर विल बी ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। चलिए प्लीज मुझे जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए कि साउंड एंड वीडियो क्लियर है या नहीं है। प्लीज बेटा जल्दी से। जल्दी से प्लीज कंफर्म करिए साउंड एंड वीडियो। नोट्स उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चों को बेटा मिल चुके होंगे। रिप्लाई करने में वैसे आप सब लोग कंजूसी करते हो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग लक्ष्मण। ऑल क्लियर सर। चलिए, तो बातें कम काम ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। एच लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड विद सेबी, हैज 3 सब्सिडरीज एंड 1 एसोसिएट। इसकी 3 सब्सिडरी हैं और एक एसोसिएट है। While doing the audit of CFS of H Limited, you have come to know that the associate entity had made a provision for dividend in the financial statement. तो आप होल्डिंग कंपनी की ऑडिट कर रहे हो और आपको मालूम चलता है कि जो उसकी एसोसिएट कंपनी है उसने अपने यहां पर डिविडेंड का एक प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। H Limited computed its share of the result of operation of associate after taking into account the proposed dividend. तो H Limited ने जो अपने यहां पर जो कह सकते हो अकाउंटिंग करी है वो बेसिकली जो उसकी एसोसिएट कंपनी है उसने जो प्रपोज डिविडेंड का प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए होल्डिंग कंपनी ने अपने यहां पर अकाउंटिंग की है। तो अब आपको ये देखना है कि होल्डिंग कंपनी ने जो काम किया है कि एज पर दी एप्लीकेबल एएस या इंड एएस ऐसा करना एच लिमिटेड को अलाउ किया गया है या नहीं किया गया। क्वेश्चन नवंबर 13 में 4 नंबर का एक बार एग्जाम में लगा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, एज पर एएस 23। सर एएस 23 क्यों आया? बिकॉज जब मैं बात करता हूं कंसोलिडेशन पर तो एज पर एएस बात करें तो सब्सिडरी कंपनी पर एएस 21 की एप्लीकेबिलिटी होगी। एसोसिएट को मुझे कैसे कंसोलिडेट करना होता है वहां पर एएस 23 डील करता है और ज्वाइंट वेंचर को आपको कैसे कंसोलिडेट करना होता है वहां पर एएस 27 डील करता है। तो एएस 23 इस मामले में क्या कहता है? एएस 23 रिक्वायर्स दैट इन केस ऑफ एन एसोसिएट has made a provision for proposed dividend in its financial statement, the investor कौन हुआ यहां पर? होल्डिंग कंपनी। the investor share of the result of operation of the associate is computed without taking into consideration the proposed dividend. तो अब देखिए मैंने आपको एएस 23 की रिक्वायरमेंट क्या है वो मैंने बता दिया कि जो होल्डिंग कंपनी है वो जो प्रोविजन बना हुआ है प्रपोज डिविडेंड का उसको ध्यान में रखे बिना अपने यहां पर अकाउंटिंग करेगी। एक बार फिर से पढ़ के देखिए इसको। एएस 23 रिक्वायर्स दैट इन केस ऑफ एन एसोसिएट has made a provision for proposed dividend in its financial statement, the investor share of the result of operation of the associate is computed, क्या लिखा है? Without taking into consideration the proposed dividend. Now in the present case the CFS are prepared in violation of AS 23 to the extent that share of result of operation of associate is computed after taking into account the proposed dividend. So auditor is required to state the matter and qualify the report accordingly. अगर मेरे लिए ये मामला CFS में मटेरियल है तो ये एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट काउंट होगी एंड अकॉर्डिंगली मैं यहां पर अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। पेरेंट लिमिटेड एक्वायर्ड 51% शेयर ऑफ चाइल्ड लिमिटेड during the year ended 31st of March 2018. During the financial year 18-19 यानी जो अब अगला साल है 20% of the child limited were sold by parent limited and the parent limited while preparing financial statement for the year ending 31st of March 2018 and 31st of March 2019 did not consider
the financial statement of Child Limited for consolidation as statutory auditor, how would you deal with it? आप इस मामले में कैसे डील करेंगे? तो ऐसी ही केस स्टडी पास अटेम्प्ट्स में कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब देखिए, जब अगर पेरेंट लिमिटेड ने एक्वायर किए हैं 51% शेयर ऑफ चाइल्ड लिमिटेड, तो क्या ये उसकी एक सब्सिडरी कंपनी बनी या नहीं बनी? बिल्कुल बनी। और चलिए अगले साल आपने इस 51% में से 20% अगर आपने शेयर सेल भी कर दिए, तो उस केस में आपकी होल्डिंग कितनी रह जाएगी यहां पर? 31% की। तो उस केस में सब्सिडरी ना होके ये एसोसिएट होगी। दोनों ही केस में कंपोनेंट है और दोनों ही केस में आपको सीएफएस में शामिल होना चाहिए था। लेकिन ये जो पेरेंट लिमिटेड है, पेरेंट लिमिटेड ने इसने जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए 17-18 के, और जब तैयार किए इसने 18-19 के, इन दोनों ही साल में इसने चाइल्ड लिमिटेड को सीएफएस के अंदर शामिल नहीं किया। नाउ एज ऑडिटर आप इस मामले को कैसे डील करेंगे? तो मैं यहां पर अपना आंसर जो देके आऊंगा वो एज पर एस 21 रेफरेंस देके आऊंगा। बट आज के टाइम पर देखो, ये क्वेश्चन का पूछा गया था मई 15 में। उस टाइम पे आपके सिलेबस में इंड एस की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। बट आज के टाइम पे आपका जो आंसर होगा वो एज पर इंड एस 110 होगा। सर आप इसे क्लास में डिस्कस क्यों कर रहे हो? फिर बेटा ये एग्जाम में पहले लगा हुआ है जिस टाइम पर एएस एप्लीकेबल था। मैं इसका आंसर एक काम करता हूं, एज पर एएस 21 क्या निकल के आएगा और एज पर इंड एएस 110 क्या निकल के आएगा, मैं दोनों ही केस में आंसर यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं एज पर एएस 21 देखूं तो एएस 21 में क्लियर था कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए सब्सिडरी में या एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो उस केस में एएस 21 ने आपको अलाउ किया था कि आप ऐसे कंपोनेंट को सीएफएस से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर रूल नंबर 6 पूरा एग्जेम्प्ट नहीं हुआ था। रूल नंबर 6 की दो बातें थी, अगर याद आ जाए तो आपको। वो दो बातें कौन कौन सी? एक तो आपको शेड्यूल 3 की कंप्लायंस करनी होगी और एज पर एप्लीकेबल एएस या इंड एएस की आपको कंप्लायंस करनी होगी। एएस वाला पार्ट तो यहां पर नहीं आ रहा, बिकॉज एएस ने खुद ही मना कर दिया कि आपको ऐसे कंपोनेंट को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्या इस केस में पेरेंट लिमिटेड को शेड्यूल 3 की कंप्लायंस को इंश्योर करना होगा या नहीं करना होगा? डेफिनेटली उस केस में पेरेंट लिमिटेड को शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट, जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, उसका कंप्लायंस यहां पे इंश्योर करना होगा। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं बच्चे एज पर इंड एएस 110, अगर इसी क्वेश्चन को मैं एज पर इंड एएस 110 बात करूं, तब उस केस में पेरेंट लिमिटेड अगर एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, अगर पेरेंट लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसने सही किया है। बिकॉज एज पर इंड एएस 110 इन्वेस्टमेंट एंटिटी को अपने यहां पर जो कंपोनेंट है जहां पर उसने इन्वेस्टमेंट किया है उनको सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन शेड्यूल 3 की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसका कंप्लायंस करना होगा। लेकिन अगर इस केस में पेरेंट लिमिटेड को मैं एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी अगर नहीं मानता और इंड एएस इसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये उसके एंड पे नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। बिकॉज इंड एएस 110 में केवल आपको किसी कंपोनेंट को तभी शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती जब आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी होते हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी होते हो। तो अगर इस केस में अगर पेरेंट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और इंड एएस 110 उसके ऊपर एप्लीकेबल है, तब उस केस में नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। अकॉर्डिंगली मैं यहां पर देखूंगा कि मेरे को अपनी रिपोर्ट में इसे किस तरह से मॉडिफाई करना होगा। आंसर देखिए इसका, हिंट, the intention of parent limited is quite clear that the control in child limited is temporary as the former company disposed of the acquired share in the next year of purchase. Parent limited is not required to prepare CFS as per AS 21. However, for compliance of section 129 subsection 3, parent limited is required to make disclosure in the financial statement as per the provision provided in schedule 3 of the Companies Act 2013. लेकिन आज के टाइम पे बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछता है आपसे, तो आप अपना आंसर एज पर इंड एएस 110 लिख के आएंगे। और क्वेश्चन में अगर हिंट है कि ये एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उस हिंट का आप यूज करना। या क्वेश्चन में क्लियर कट लिख दे कि हाँ ये एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, और क्वेश्चन में अगर कंपनी के बारे में नहीं बता रखा कि एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है या नहीं है, उस केस में आप अपनी एजम्पशन लेके आएंगे। ठीक है? हाँ सर। If parent limited is required to prepare CFS in financial statement under Ind AS, it shall have to prepare CFS in accordance with Ind AS 110 as exemption for temporary control
or for operation under severe long term fund transfer restriction is not available under Ind AS 110. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड. ABC and Associate has been appointed as auditor of A Limited for the financial year 18-19 and XYZ and Associate has been appointed as auditor of B Limited. तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी वो आपको बताया, और कौन कौन सी फर्म किस किस कंपनी में ऑडिट कर रही है ये आपको बता दिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19. एक्सप्लेन द रोल ऑफ ABC and Associate and XYZ and Associate as auditor of parent company and subsidiary respectively. तो इसका कोई खास मैं कह सकता हूं कि CFS से कोई लिंक नहीं है, इतना कि होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं, सब्सिडरी कंपनी का जो ऑडिटर है उसके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे मूव करेंगे, वो इसका आंसर होगा. तो एज पर SA 600, that is SA 600 establish the standard when an auditor reporting on the financial statement of a group CFS uses the work of another auditor on the financial information of one or more component included in the financial statement of the entity. Accordingly, the role of auditor of parent company and subsidiary company are as follows. तो होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है उसके क्या क्या रोल रहेंगे, सब्सिडरी कंपनी का जो ऑडिटर है उसके क्या क्या रोल रहेंगे. रोल ऑफ ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी, consider the professional competence of other auditor if other auditor is not a member of ICAI. अच्छा, जो इसका रोल आ रहा है ना, ये मत समझना कि कोई नया टॉपिक यहां पर आ गया. ये जो इसका रोल है ये रोल क्लियरली डिफाइन किया गया है एज पर SA 600. तो अगर बच्चे आपको SA 600 की नॉलेज होगी तो इसका आंसर आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके आ जाएंगे. और SA 600 में क्लियर लिखा हुआ है बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो एक बार कॉम्पिटेंसी देखेगा अनदर ऑडिटर की, स्पेशली अगर वो ICAI का मेंबर नहीं है. तो कंसीडर द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर इफ अदर ऑडिटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ICAI. विजिट द कंपोनेंट, यहां पर कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, सब्सिडरी या ब्रांच, या सब्सिडरी है, ब्रांच है, एसोसिएट है या ज्वाइंट वेंचर है, कोई भी हो सकता है. विजिट कंपोनेंट एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ एसेंशियल. अगर आपको जरूरी लगे तो आप ब्रांच को या सब्सिडरी कंपनी को या उसके ज्वाइंट वेंचर को या एसोसिएट को आप जाके विजिट कर सकते हो. डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर इज एडिक्वेट फॉर द प्रिंसिपल ऑडिटर्स पर्पस. अब सपोज कि मैं तो हूं एक प्रिंसिपल ऑडिटर जो मैं होल्डिंग कंपनी पर ऑडिट कर रहा हूं, और आप सभी बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग बच्चे चलिए सब्सिडरी कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो. तो सबसे पहले तो मैं देख लूंगा कि आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी क्या है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट द मेंबर ऑफ ICAI. सेकंड, अगर मुझे जरूरी लगे तो मैं आपका जो जिस एरिया पर आप ऑडिट कर रहे हो, सब्सिडरी की आप ऑडिट कर रहे हो, या एसोसिएट की आप ऑडिट कर रहे हो, या ज्वाइंट वेंचर की आप ऑडिट कर रहे हो, मैं वहां पे जाके विजिट कर सकता हूं. अब मुझे अल्टीमेटली ये देखना है कि आपका जो काम है वो मेरे लिए एडिक्वेट होगा या नहीं होगा. और बच्चे अगर ध्यान रहे आपको, तो यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स की अगर मैं बात करूं, टोटल 3 SA हैं जो यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स में डील करते हैं. कौन कौन से? SA 600 using the work of another auditor, SA 610 using the work of internal auditor, SA 620 using the work of auditors expert. इन तीनों ही केस में आपने अगर SAS को ध्यान से पढ़ा है तो तीनों ही केस में अल्टीमेटली ये बात निकल के आती है कि किसी के भी काम को यूज करने से पहले आप डिटरमाइन करिए कि उसका काम आपके लिए एडिक्वेट है या नहीं है. चाहे आप SA 600 पढ़ लो, 600, चाहे आप SA 610 पढ़ लीजिए, चाहे आप SA 620 आप पढ़ लीजिए. इन तीनों ही केस में अल्टीमेटली जो ऑडिटर है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ये डिटरमाइन करिए कि जो अनदर ऑडिटर है या जो इंटरनल ऑडिटर है या जो एक्सपर्ट है ऑडिटर का, उसका काम मेरे लिए एडिक्वेट रहेगा या नहीं रहेगा. और इसके लिए इन तीनों ही स्टैंडर्ड के अंदर अलग अलग कंसीडरेशंस बताई गई हैं. अगर मैं SA 600 की बात करूं तो SA 600 में क्या क्या कंसीडरेशंस बताई गई कि मैं उसको क्वेश्चनेयर इश्यू कर सकता हूं.
कि सर मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, प्लीज जरा ये रिक्वायरमेंट मुझे आप बता दीजिए, तो मैं एज प्रिंसिपल ऑडिटर एक क्वेश्चनेयर या चेकलिस्ट कह सकते हो, ये इश्यू कर सकता हूं अनदर ऑडिटर को और रिक्वेस्ट कर सकता हूं सर प्लीज इसको आप फिल करके मुझे प्रोवाइड करवा दीजिए। या फिर मैं उससे उसके वर्किंग पेपर्स की फोटो कॉपीज की रिक्वेस्ट कर सकता हूं, डिमांड तो नहीं कर सकता। देखो SA 230 आपने पढ़ा होगा, ऑडिटर इज द ऑनर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो अनदर ऑडिटर भी जो होगा वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन का ऑनर होगा। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सर प्लीज आपने जो भी प्लान किया था, परफॉर्म किया था, आपकी जो फाइंडिंग्स आई थी, आपको कहां कहां सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, कहां पर मिले, कंक्लूजन्स क्या थे अल्टीमेटली, ये सारी बातों के वर्किंग पेपर के एक्सट्रैक्ट प्लीज कॉपीज मुझे आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं, ऐसी कंसीडरेशंस बताई गई हैं SA 600 के अंदर, जिसके जरिए आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि जो अनदर ऑडिटर है उसका काम आपके लिए एडिक्वेट होगा या नहीं होगा। तो डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर इज एडिक्वेट फॉर द प्रिंसिपल ऑडिटर्स पर्पस, डिस्कस ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड बाय अनदर ऑडिटर, कि आपने कौन कौन से ऑडिट प्रोसेस अप्लाई किए थे, मैं उससे उसकी प्लानिंग डिस्कस कर सकता हूं। सर आपने क्या कौन से एरिया पर आपने कैसे कैसे प्रोसेस परफॉर्म किए थे, उनका NTE क्या रहा था, आपने मटेरियल लेवल क्या क्या सेट किए थे, सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हो अदर ऑडिटर से। डिस्कस सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ अदर ऑडिटर, आपकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या क्या आई थी। रिव्यू द रिटन समरी ऑफ अदर ऑडिटर्स प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग, कि सर आपने जो भी प्रोसेस परफॉर्म किए थे, जो भी आपकी फाइंडिंग्स आई थी, उनको समराइज वे में मुझे आप बता दीजिए। तो अल्टीमेटली इन तरीके से मैं डिटरमाइन कर सकता हूं कि क्या उसका काम मेरे लिए एडिक्वेट रहेगा या नहीं रहेगा। नाउ द रोल ऑफ ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर, यानी आपके लिए हम यहां पर बात करेंगे। The auditor of subsidiary company, knowing the context in which his work to be used by the principal auditor, should coordinate with the principal auditor with respect to following. आपको मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, किस बात को लेकर, adhering to the टाइम टेबल। मतलब ऐसा ना हो कि आपने अपना काम पूरा करने के बाद मेरे साथ आपने कम्युनिकेट करना शुरू किया, तब तक तो बेटा बहुत देर हो जाएगी। मुझे पता है कि आपका काम मेरे लिए पर्पसफुल है, आपको भी ये वाली बात पता है कि मेरे ही काम के ऊपर, आपके ही काम के ऊपर मेरी ओपिनियन डिपेंड करती है। तो शुरू से ही हमें एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है। यानी कि हो सकता है कि बाय वीकली या फिर मंथली बेस पर या क्वार्टरली बेस पर आपके और मेरे बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होते हुए चलने चाहिए। तो एडहेरिंग टू द टाइम टेबल, ब्रिंगिंग टू द अटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, कि आप कुछ अपने यहां पर काम पर परफॉर्म कर रहे हो, आप किसी एरिया पर कोई ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो और ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते ही कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आपको मिलती है, वो इमीडिएटली आप मुझे कम्युनिकेट करिए। कंप्लायंस विद द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो भी रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उनकी आप कंप्लायंस करिए। मुझे इस पर कोई बच्चा अगर आंसर कर सकता है थर्ड पॉइंट पर, वो प्लीज आंसर करिए। एंड रेस्पॉन्ड टू डिटेल क्वेश्चनियर, ये कौन सा है कि प्रिंसिपल ऑडिटर ने ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपका काम मेरे लिए एडिक्वेट रहेगा या नहीं रहेगा, उसने आपको क्वेश्चनियर इशू किया था। तो आपको जो क्वेश्चनियर प्रिंसिपल ऑडिटर ने इशू किया था, आपको उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे आपको समझ में आया होगा। मुझे अल्टीमेटली बस इस पॉइंट पे आप रिप्लाई करिए। सो वेदर नोट्स आर ओनली अवेलेबल टू द पेड स्टूडेंट, नहीं बेटा ये मैंने तो चैप्टर के नोट्स आई थिंक मैंने लक्ष्मण को बोला हुआ भी था कि जो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो था, यानी परसों जो मैंने क्लास ली थी, तो उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार आप चेक करिए, नोट्स वहां पर होंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो क्लास है ये केवल पेड वाले बच्चों के लिए, जब तक क्लास ये यूट्यूब पर है, जब तक ये डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो उस केस में जो नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ वो सारे बच्चों के लिए होगा। ठीक है, तो बेटा अगर हर्षी अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो वो आपको मिल जाएंगे, वो प्रोवाइड करवा देंगे आपको। एक बार जरा जो परसों की जो वीडियो थी ना, आप वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए, शायद नोट्स का कोई ना कोई लिंक वहां पर होगा। मैंने चेक तो नहीं किया था, लेकिन मैंने स्टाफ को नोट्स दे दिए थे कहते हुए कि भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देना। तो एक बार प्लीज बच्चे आप जाके चेक करिए और मुझे थर्ड पॉइंट पर रिप्लाई कर दीजिए, कोई बच्चा कर सकता है तो। कंप्लायंस विद द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, रेस्ट्रिक्टेड लिंक है। तो एक काम करना बच्चे, हर्ष मुझे ना आप क्लास के बाद
मैंने नंबर वैसे पहले भी काफी बच्चों को दिया हुआ है, नंबर आप नोट करिए, क्लास के बाद मेरे से बात कर लेना एक बार। जो फर्स्ट नंबर है ना, इस पर मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर देना व्हाट्सएप मैसेज पे, कोई भी हाय सर करके, और अपनी जो रिक्वेस्ट है वो प्लीज वहां पर मेंशन कर देना। मैं क्लास के बाद ही आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये मेरा ही नंबर है, ये मेरा ही नंबर है, बच्चों से मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हूं आजकल, ठीक है। तो प्लीज इस नंबर में मुझे आप कुछ भी मैसेज कर देना, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। मुझे थर्ड पॉइंट पे नालायक को रिप्लाई कर दो कोई, कंप्लायंस विद द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कोई एग्जांपल दे दो इस जगह पर। पॉइंट नंबर 3 पे कोई रिप्लाई कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3 पर रिप्लाई कर दीजिए। बेटा देखो प्लीज, क्लास इफेक्टिव तभी रहेगी जहां पर अगर मैं रिप्लाई करने, वैसे मैं रिप्लाई करने के लिए आप सभी बच्चों से बहुत कम कहूंगा, बहुत कम कहूंगा, अदरवाइज जो लगभग 1.5 घंटे के आसपास की क्लास है, आप देखेंगे मैं नॉन स्टॉप 1.5 घंटे बोलता रहूंगा, ठीक है। तो कहीं पर अगर मैं रिप्लाई मांग रहा हूं तो प्लीज रिप्लाई प्लीज दे दियो, ठीक है, रिप्लाई प्लीज दे दीजिए आप, और अगर नहीं दे रहे हो तो फिर मैं आगे चलता हूं। कंप्लायंस विद द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, बेस्ट एग्जांपल इसका कारो। कारो ये क्या है कि अगर कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होता है तो कंपनी की वो सारी की सारी ब्रांच ऑफिसेस जिनको सेपरेटली ऑडिट करवाया जाता है बाय ब्रांच ऑडिटर, उसके ऊपर भी कारो की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल होगी। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। या फिर ब्रांच में ऑडिट करते हुए कोई भी फ्रॉड अगर आपको मिलता है, ब्रांच में ऑडिट करते हुए कोई भी फ्रॉड आपको मिलता है, तब उस केस में ऐसा नहीं है कि आप पहले फ्रॉड की रिपोर्टिंग प्रिंसिपल ऑडिटर को करेंगे और प्रिंसिपल ऑडिटर देन 143 सबसेक्शन 12 की कंप्लेंट्स करते हुए वो फ्रॉड सीजी को रिपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। ब्रांच ऑडिटर अगर आपको फ्रॉड मिल रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि 143 सबसेक्शन 12 की कंप्लेंट्स को आपको ही पूरा करना होगा। यानी कि यहां पर रूल नंबर 13 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 के अकॉर्डिंग ये फ्रॉड की रिपोर्टिंग आपको सीजी को करनी होगी। तो ये क्या है, कंप्लायंस विद द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो दो एग्जांपल दिए मैंने इस जगह पर, एक तो कारो का एग्जांपल दिया और एक 143 सबसेक्शन 12 रीड विद रूल नंबर 13 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। ये कंप्लायंस करना जिम्मेदारी आपकी है, ये है आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज बच्चे ध्यान से जरा इसको अटेम्प्ट करना। H Limited is a holding company with two subsidiaries, R Company Limited and S Company Limited। इसको प्लीज ध्यान से बच्चे आप समझना। H Company Limited होल्डिंग कंपनी है, इसकी दो सब्सिडरी हैं, कौन कौन सी, R कंपनी एंड S कंपनी। ये बात तो सब क्लियर है। The H Company Limited adopted straight line method of depreciation। H Company Limited ने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किया है अपनी असेट को डेप्रिशिएट करने के लिए। S Company Limited फॉलो कर रही है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जबकि R Company Limited ये फॉलो कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो होल्डिंग कंपनी यूज कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसकी एक सब्सिडरी यूज कर रही है स्ट्रेट लाइन और एक सब्सिडरी यूज कर रही है इसकी रिटन ऑन वैल्यू। क्या ये अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी होंगी? एच कंपनी लिमिटेड अपने यहां पर असेट को डेप्रिशिएट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है। एच कंपनी लिमिटेड ये स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जबकि एस कंपनी लिमिटेड ये अपने यहां पर यूज कर रही है डब्ल्यूडीबी, और आर कंपनी लिमिटेड ये अपने यहां पर यूज कर रही है एसएलएम, ये अपने यहां पर यूज कर रही है एसएलएम। तो पहले मुझे इतना प्लीज, रिप्लाई तो मैं आप लोगों से मांगूंगा ही नहीं, रिप्लाई मैं आप लोगों से मांगूंगा ही नहीं। चलिए, तो उस केस में क्या है बच्चे, देखिए कि अगर एच कंपनी लिमिटेड एसएलएम यूज कर रही है, आर कंपनी लिमिटेड एसएलएम यूज कर रही है और एस कंपनी लिमिटेड डब्ल्यूडीबी यूज कर रही है, तो कंसोलिडेशन किसने करना होगा, होल्डिंग कंपनी ने करना होगा। और होल्डिंग कंपनी कौन यहां पर, एच कंपनी लिमिटेड। तो हमने पढ़ा था करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जहां पर हम डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मोनाइज करते हैं, यानी उसको एक समानीकरण करते हैं, उसको इक्वल वे में लेके आते हैं। तो अगर होल्डिंग कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी
सब्सिडरी कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसी से डिफर करती है तो ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कराई जाएगी बाय दी होल्डिंग कंपनी। लेकिन आप प्लीज यहां पर ये आंसर निकालिए कि जो एस कंपनी लिमिटेड एसएलएम यूज कर रही है और एस कंपनी लिमिटेड रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रही है, क्या ये दो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी है या ये दो अलग अलग अकाउंटिंग एस्टिमेशन है? ओके, अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट अलग अलग हो सकते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेशन को लेके आपको करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि होल्डिंग कंपनी यूज कर रही है एसएलएम, जबकि एक सब्सिडरी कंपनी यूज कर रही है रिटन डाउन वैल्यू। तो क्या आप इन दोनों को दो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या आप इन दोनों को दो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज कहेंगे या नहीं कहेंगे? आंसर इज नो। ये दो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये दो अलग अलग अकाउंटिंग एस्टिमेशन है यूजफुल लाइफ को लेकर। ये दो अलग अलग अकाउंटिंग एस्टिमेशन हो सकते हैं यूजफुल लाइफ को लेकर, और डिफरेंट अकाउंटिंग एस्टिमेशन का आपको एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहां पर बात सही निकल के आएगी कि यहां पर एस कंपनी लिमिटेड को लेकर कोई भी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करंट पीरियड की अपने यहां पर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए दोबारा देखिए, दो आर कंपनी लिमिटेड फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड, आर कंपनी लिमिटेड स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड, इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू कंपोनेंट अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाई वैल्यू असेट व्हाइल कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर कंपनी लिमिटेड। यानी कि जो एच कंपनी लिमिटेड है उसने जब आर कंपनी लिमिटेड को लेके कंसोलिडेशन किया, इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू कंपोनेंट अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाई वैल्यू असेट व्हाइल कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर कंपनी लिमिटेड एंड एस कंपनी लिमिटेड विद दोज ऑफ एच कंपनी लिमिटेड। डिटरमाइन द पॉसिबल इश्यू that you have to ensure for compliance in the light of above fact। क्वेश्चन में 18 में न्यू सिलेबस में 5 मार्क्स का लगा हुआ था, नहीं जो अभी आपका एग्जिस्टिंग सिलेबस है वहां पर ये 5 नंबर का लगा हुआ था। हाई वैल्यू असेट की जो कंपोनेंट होती हैं, क्या उनको सेपरेटली डेप्रिशिएट करना होता है या नहीं करना होता? करना होता है। यहां पे कहीं ना कहीं बेटा कहीं ना कहीं थोड़ी अकाउंटिंग की नॉलेज आपके लिए मायने रखेगी, बिकॉज अगर आपको एएस की नॉलेज होगी तो उस केस में आप इसका आंसर बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे। आंसर देखिए, देयर कैन बी डिफरेंट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर पीपीई इफ देयर एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन इज डिफरेंट। द मेथड once selected in the individual financial statement of subsidiary should not be changed while preparing CFS। क्लियर लिखा हुआ है, मेथड once selected in the individual financial statement of subsidiary should not be changed while preparing CFS। तो हमारे वाले केस में जो एस कंपनी लिमिटेड WDV फॉलो कर रही थी और होल्डिंग कंपनी SLM यूज कर रही थी, तो यहां पर कोई भी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अकॉर्डिंगली the PPE of S company limited may be depreciated using written down value method and PPE of parent company that is H company limited may be depreciated using SLM। ये तो आपकी जो पहली प्रॉब्लम थी हुआ उसका सॉल्यूशन। अब बात करते हैं अगली प्रॉब्लम का। However, under the provision of Companies Act 2013 and as per the requirement of AS10, component accounting of depreciation is mandatory। सर व्हाट इज कॉल्ड कंपोनेंट? बेटा सपोज कि आपकी बहुत बड़ा एक प्लांट है, तो उस प्लांट के अंदर बहुत सारी आपकी सेपरेट मशीनरी आ रही होंगी, तो आप एक साथ प्लांट को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। प्लांट में जो कंपोनेंट आ रहे होंगे, हाई वैल्यू के जो कंपोनेंट आ रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज आ रही होंगी, उनको आपको सेपरेटली डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी। तो हाउएवर अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS10, component accounting of depreciation is mandatory। Auditor should insist the parent company to ask our company limited subsidiary company to give effect to component accounting of depreciation before consolidation of the financial statement। तो उस केस में आप सब्सिडरी को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब ऐसा है, अपने यहां पर आप कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली डेप्रिशिएट कर लीजिए, उसी के बेस पर कंसोलिडेशन यहां पर किया जाएगा, इस जगह पर एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट आपकी बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
ये इंडियस के ऊपर है, इंडियस 110 के ऊपर। एच कंपनी लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। हिंट मिल गया एक बहुत बड़ा, इन्वेस्टमेंट कंपनी है और एज पर इंड एएस 110 इन्वेस्टमेंट कंपनी को अपने यहां पर कंपोनेंट्स को लेकर कंसोलिडेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन शेड्यूल थर्ड का जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा करना पड़ेगा। तो एच कंपनी लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंड एएस। The company obtains funds from various investors and commits its performance for fair return and capital appreciation to its investor। ये इन्वेस्टर से पैसा लेती है और उनके पैसे को एप्रिशिएट करने के लिए, उनको बेटर रिटर्न प्रोवाइड कराने के लिए आगे ये इन्वेस्टमेंट करती है। During the year under audit, it had been observed that the company had invested 25% in S1 Limited, 50% in S2 Limited and 60% in S3 Limited। क्या ये तीनों के तीनों ही कंपोनेंट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। एसोसिएट बनेंगे, सब्सिडरी बनेंगे ऑफ द रेस्पेक्टिव शेयर कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टी कंपनीज। When checking the investment schedule of the company, an issue cropped as to whether there would arise any need to consolidate account of any such investee company with those of H Limited in accordance with the section 129 subsection 3 of the Companies Act 2013, which contains no exclusion from consolidation। Analyze the issue involved and give your views। तो आंसर का हिंट देखिए, H Company Limited is not required to consolidate accounts of investee companies as provided under Ind AS 110. However, company is required to comply with the provision of CFS as provided in the schedule 3rd of the act। I think ये last question होगा। ALM Associate has been appointed as auditor of Messrs Harry Limited, which acquired 55% share in Messrs Sam Limited on 15th of October 2018। During the audit of Harry Limited, the auditor found that company has not prepared CFS because on the date of acquisition, the fair value of certain assets and liabilities has not been ascertained, which is significant and are accounted for on estimated basis। Help ALM Associate in framing opinion paragraph of audit report May 19 न्यू सिलेबस 4 मार्क्स। कंसोलिडेशन करना तो आपके लिए मैंडेटरी है, बिकॉज आप कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो है नहीं कि आपको एग्जाम्पशन मिल जाए। सो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द फैक्ट इन ऑडिट रिपोर्ट। आपको ये वाली बात अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देनी होगी। सर ओपिनियन पैरा की ड्राफ्टिंग कैसे होगी? तो बेटा जी आप सभी के पास बुक होगी, उस बुक में प्लीज आप इस क्वेश्चन को आप रेफर कर लेना, ओपिनियन पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग, बिकॉज इसने यहां पे कही है हेल्प एएलएम एसोसिएट इन फ्रेमिंग ओपिनियन पैराग्राफ। तो ओपिनियन पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग आपसे यहां पे पूछी गई है 4 नंबर में। तो नो डाउट सीएफएस के अंदर ये कंपोनेंट तो शामिल होगा, जो कि इन्होंने कुछ चीजें एक्चुअल बेस पे ना करके एस्टिमेशन बेस पे किया हुआ है। तो कैसे इसको ओपिनियन पैरा में लेना होगा, बुक की सॉफ्ट कॉपी बच्चे आप सभी के पास होगी, प्लीज इसका आंसर वहां पे एक बार आप रेफर कर लेना। चलिए आगे अगले चैप्टर पर। हाँ सर चलते हैं, बातें कम काम ज्यादा। हमारा अगला चैप्टर होगा ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। अच्छा आपको एक अमेंडमेंट बताऊं जो आपके ये मई 23 सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है। वैसे अमेंडमेंट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। आज मैंने अमेंडमेंट के नोट्स जस्ट आपकी क्लास से पहले अमेंडमेंट के नोट्स, काफी डिटेल नोट्स हैं, वो रेडी कर लिए हैं। तो आई थिंक अगले 2 या 3 दिन के अंदर इस अटेम्प्ट के लिए कंपनी ऑडिट में, नॉट कंपनी ऑडिट, ऑडिट के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं वो सारी अमेंडमेंट्स आपको मालूम चल जाएंगी। टोटल 6 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट है, टोटल 6 चैप्टर है जिनके अंदर अमेंडमेंट है, और उनमें से एक चैप्टर ये भी है। टोटल 6 चैप्टर है जिनमें मई 23 अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स आई हैं, उनमें एक चैप्टर ये भी है। और सबसे तगड़ी अमेंडमेंट मैं कह सकता हूं, सबसे सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आपके इस चैप्टर की है। और पता है अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि जो फॉरेंसिक ऑडिट है इसका बस नाम चेंज कर दिया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर दिया गया बस। और जहां कहीं भी वर्ड आया है फॉरेंसिक ऑडिटर, वहां पर वर्ड यूज किया जाएगा फॉरेंसिक अकाउंटेंट।
तो कहा कि भाई इस चैप्टर के अंदर जो यूनिट 3 है, सर यूनिट 3 से मतलब ये चैप्टर के अंदर 3 यूनिट हैं। पहली यूनिट में आता है ड्यू डिलिजेंस, अगली यूनिट में आता है इन्वेस्टिगेशन और अगले पार्ट में आएगा, अगली यूनिट में आएगा फॉरेंसिक ऑडिट। तो हम तो पूरा ही कवर करेंगे। तो अमेंडमेंट में यह बताया गया कि भाई फॉरेंसिक ऑडिट का नाम चेंज कर रहे हैं, ये आगे से कहलाएगा फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो आप चाहे तो अपने नोट्स में अमेंडमेंट कवर कर लो, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। ये जो मैं कह रहा था बहुत सिग्निफिकेंट है, मजाक में कह रहा था, बहुत माइनर सी अमेंडमेंट है। फॉरेंसिक ऑडिट वर्ड को अब रिप्लेस कर दिया गया है फॉरेंसिक अकाउंटिंग से। फॉरेंसिक ऑडिट वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है बच्चे फॉरेंसिक अकाउंटिंग से। और जो फॉरेंसिक ऑडिटर हम यहां पे कहीं देखेंगे लिखा हुआ, वहां पर वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है फॉरेंसिक अकाउंटेंट से। और कोई अमेंडमेंट इस चैप्टर की नहीं है। तो देखो टोटल 6 चैप्टर की आपकी अमेंडमेंट थी, एक चैप्टर की अमेंडमेंट मैंने अभी बस 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर दी। फॉरेंसिक ऑडिट को अब कहेंगे हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग, और जो फॉरेंसिक ऑडिटर है उसको हम कहेंगे फॉरेंसिक अकाउंटेंट। चलें स्टार्ट करें। तो आज पहली यूनिट को हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू डिलिजेंस और इसका नेचर क्या है, एक बार समझिए। देखिए मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर आपको ड्यू डिलिजेंस के। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी टेक ओवर करना चाहती है बी लिमिटेड को। एक कंपनी ए लिमिटेड टेक ओवर करना चाहती है बी लिमिटेड को। तो कुछ बातचीत वगैरह हुई होगी और बी लिमिटेड ने जो अपना वैल्यूएशन लगा रखा है वो सपोज लगाया हुआ है 4000 करोड़ का, कि ठीक है आप हमें टेक ओवर करना चाहते हो, तो 4000 करोड़ की हमारी कंपनी का वैल्यूएशन है। तो ठीक है आप हमें 4000 करोड़ का पेमेंट कराइए और कंपनी आपकी टेक ओवर कर लीजिए इसको। सोचिए कि क्या टेक ओवर बस ऐसे हो जाता होगा कि जस्ट लाइक कि आप कहीं मार्केट में गए, हाँ भाई बता कितने का है, उसने कहा इतने का है, बोला भाई ठीक है थोड़ी बार्गेनिंग कर ली और कहा ठीक है खरीद लो। क्या लगता है कि टेक ओवर का जो काम है वो एक मीटिंग में ओवर हो जाता होगा, या 3-4 मीटिंग में बैठ के टेक ओवर का डिसीजन कि हमें इस कंपनी को एक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने साथ मर्ज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह काम 3-4 सिटिंग में बैठ के या 1 महीने की वर्किंग के बेस पर ही इस चीज को फाइनल कर लेते होंगे? नहीं, ये टेक ओवर करने से पहले काफी सारी रिपोर्ट्स देखी जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी लिमिटेड। भाई ए लिमिटेड तो कौन हुआ, एक्वायरर, जो एक्वायर कर रहा है। और एक्वायरी कौन है, जिसको एक्वायर किया जा रहा है वो कौन है इस जगह पर, बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के ऊपर एक ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करवाएगा। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के ऊपर एक ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करवाएगा जिसमें कई सारे एरिया कवर किए जाते हैं। वहां पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होते हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट भी होते हैं, उसके एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, एंटिटी के पर्सनल की हम बात करते हैं, उनके जो लीगल कंप्लेंट्स होती है उसकी बात करते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ड्यू डिलिजेंस करवाया जाता है और उसकी एक रिपोर्ट फिर ए लिमिटेड के पास जाती है, उनके ऑपरेशन को लेकर, उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर, उनके टैक्सेस को लेकर, उनकी लीगल कंप्लायंसेस को लेकर, उनके जो एंटिटी का एनवायरनमेंट है उसको लेकर, जो बी लिमिटेड के यहां पर स्टाफ काम करता है उनके पर्सनल पॉलिसीज को लेकर, बहुत सारे एरिया पर ड्यू डिलिजेंस करवा के उसकी रिपोर्ट जाती है ए लिमिटेड के पास। और इस रिपोर्ट के बेस पर अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि ए लिमिटेड का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि हमें बी लिमिटेड को टेक ओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या देखिए एक एग्जांपल और देता हूं कि ए लिमिटेड के पास सपोज एक कंपनी है और इस कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट में दम तो है, जैसा आप बोलते हैं ना शार्क टैंक, तो शार्क टैंक टाइप का ही लगा देख लीजिए कि ए लिमिटेड का जो एंटरप्रेन्योर है, सपोज का जो फाउंडर है, जो प्रमोटर है, वो गया अब यहां पर शार्क टैंक इंडिया में और उसने अपनी कंपनी में कि भाई देखिए कि ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का ये प्रोजेक्ट है। अगर प्रोजेक्ट में दम निकला और अनीश के नाम था उसका, अनीश ग्रोवर है ना, उसको आपके प्रोजेक्ट में दम दिखाई देता है कि हाँ ठीक है बात हो सकती है, तो प्रोजेक्ट आपका है लेकिन आपके पास इस प्रोजेक्ट को कह सकते हो कि एक सपना आपके पास है, प्रोजेक्ट जस्ट लाइक सपना,
बट उस सपने को आकार देने के लिए आपके पास प्रॉपर फंड्स नहीं है और आपको चाहिए यहां पर एक वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है कि जो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि वो एज लोन आपको पैसा नहीं दे रहा। आप शार्क टैंक देखते हो ना, तो उसमें दो तरह से फंडिंग करते हैं शार्क, या तो वो आपको लोन दे रहे होते हैं या आपकी इक्विटी में हिस्सेदारी मांग लेते हैं। तो इक्विटी में हिस्सेदारी करने का मतलब वो क्या है उस जगह पर, वो है उस जगह पर वेंचर कैपिटलिस्ट कि ठीक है आपके बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं, तो आपके बिजनेस में 20% की हमें इक्विटी चाहिए और 20% की इक्विटी देने के लिए हम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके यहां पे करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो शार्क टैंक में दिखाते हैं कि हैंड टू हैंड वो चेक काट के दे रहे होते हैं, ये वही वाली बात है कि जैसे केबीसी में आप देखते हो ना कि कोई सही जवाब जीत गया, आप करोड़पति बन गया, अमिताभ बच्चन तुरंत चेक काट के दे रहे होते हैं। वो डमी चेक होते हैं, वो फेक होते हैं, बस वो दिखाने के लिए, एक प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव करने के लिए वो चेक दिया जा रहा है। शार्क टैंक के अंदर भी इमीडिएटली जो शार्क होते हैं जो चेक काट के दे रहे होते हैं वो इमीडिएटली नहीं दिया जाता। उस केस में क्या है कि पहले तो आपने अपना प्रोजेक्ट बताया है ना उनको, वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आपने जो कहानी बताई होगी, क्या उस कहानी को एक बार चेक करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, हो सकता है कि शार्क टैंक में प्रपोजल आने से पहले हो सकता है वो कहानी पहले से उन्होंने चेक कर रखी हो, या फिर शार्क टैंक में अगर पहली बार आमना सामना हुआ है तब उस केस में कहीं ना कहीं बेटा आपकी कंपनी के ऊपर एक ड्यू डिलिजेंस करवाया जाएगा कि आपने जो बातें रखी हैं, जो प्रेजेंटेशन आपने दी है, उस प्रेजेंटेशन में आपने अपनी जो जो बातें रखी हैं वो सारी बातें सही हैं या नहीं है, प्रोजेक्ट में आपके कितना दम है, वो सारी की सारी बातें देखने के बाद ही कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आपके यहां पर इक्विटी एक्वायर करने के लिए आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहां पे देखा जाए तो वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आपके बिजनेस के ऊपर क्या करवाएगा, ड्यू डिलिजेंस करवाएगा। तो दो एग्जांपल दिए मैंने यहां पर, पहला कि ए लिमिटेड टेक ओवर कर रही थी बी लिमिटेड को, तो टेक ओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस पर्पस के लिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड के ऊपर एक ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करवाएगी। या फिर मैं एक वेंचर कैपिटलिस्ट हूं, मुझे आपके बिजनेस में सपोज 5% या 10% की इक्विटी लेने के लिए 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ रुपए का या 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं कि इनफ्रक्चुअस हो जाए, अनफ्रूटफुल रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये करने से पहले, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके बिजनेस के ऊपर एक ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ड्यू डिलिजेंस क्या है बच्चे काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। मीनिंग एंड नेचर केवल आपको रीड करना है, इसको याद करने का अटेम्प्ट आपको नहीं करना। कहां कहां पर आपको केवल रीड करना है, कहां कहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं आपको मार्क करवाता हुआ चलूंगा। देखिए ध्यान से, मीनिंग एंड नेचर केवल रीड करना है, समझना है। द टर्म ड्यू डिलिजेंस इज ऑफन हर्ड इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में इंक्लूड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, अमलगमेशन एटसेट्रा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने का सोच रही थी। ड्यू डिलिजेंस में आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, लैंडिंग एटसेट्रा। जो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया वो वेंचर फंडिंग का था। द ड्यू डिलिजेंस इज परफॉर्म्ड टू चेक वेदर इट इज एडवाइजेबल टू एक्वायर, मर्ज या इन्वेस्ट एटसेट्रा, कि क्या बी लिमिटेड को टेक ओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें जिस कोई जो वेंचर कैपिटलिस्ट को लेकर जिसकी रिक्वायरमेंट है, क्या एज वेंचर कैपिटलिस्ट मुझे किसी के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के बेस पर होता है। ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की उम्मीद ऑलमोस्ट यहां पर ना के बराबर रहेगी, तो यहां पर केवल आपको एक बार सही तरीके से इसको रीड करना है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। ये तो बचपन से आप पढ़ते हुए आए हो ना। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी to express an opinion on the true and fair view of the financial information या फिर financial statement, whereas due diligence refer to an examination of potential investment. Why it is called potential? Because अभी किया नहीं है इन्वेस्टमेंट, तो अभी करना है,
बट किसके बेस पे करेंगे? ड्यू डिलीजेंस के बेसिस पे करेंगे। तो वेयर एज ड्यू डिलीजेंस रेफर टू एन एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म ऑल मैटेरियल फैक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इट इन्वॉल्व रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। सर नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड का मतलब सुनिए ध्यान से। मैं एक सपोज वेंचर कैपिटलिस्ट हूं, मुझे समझिए आप जस्ट लाइक कोई शार्क टैंक का कोई भी एक शार्क समझ लीजिए। आप अपना कोई भी बिजनेस, अपना कोई भी एक प्रोजेक्ट मेरे सामने लेके आते हो, तो आपके बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मैं केवल फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बेस पर यह डिसीजन मेकिंग करूंगा? ये चलिए आप एक कंपनी है और मैं एक कंपनी हूं, आप उसी सेगमेंट में, उसी प्रोडक्ट में, उसी कह सकते हो कि लाइन ऑफ बिजनेस में डील करते हो जिसमें मैं डील करता हूं। मैं आपको टेक ओवर करना चाहता हूं ताकि एक सिनर्जी गेन मिल सके। तो आपको क्या लगता है कि जब मैं आपको टेक ओवर करने का डिसीजन लूंगा तो क्या केवल आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बेस पर लूंगा? आपको टेक ओवर करने का जो मेरा डिसीजन होगा, क्या वो केवल और केवल फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बेस पर होगा, या मैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड की भी बात करूंगा? बेटा फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल सारे ही रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक कराने के लिए ड्यू डिलीजेंस में एक सीए काम कर लेगा, लेकिन जो एरिया सपोज कि नॉन फाइनेंशियल है वहां पे जरूरी नहीं है कि सीए काम करे। ड्यू डिलीजेंस कभी एक बंदा नहीं करेगा, सुनना बात ध्यान से। ड्यू डिलीजेंस जो काम करेगा ये केवल एक बंदा नहीं करेगा, ये तो टीम ऑफ एक्सपर्ट काम करेगी, टीम ऑफ एक्सपर्ट। और आप भी उस टीम ऑफ एक्सपर्ट में एक एक्सपर्ट बनेंगे इन द कैपेसिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज आपको ड्यू डिलीजेंस करना है किसके ऊपर? फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस की हम बात करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के अलावा और भी कई सारे मैं कह सकता हूं कि नॉन फाइनेंशियल एरिया होते हैं जहां पर ड्यू डिलीजेंस करना होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपका एंटिटी का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है? एनवायरनमेंट का मतलब मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा, एक वर्किंग एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं। क्या आपका वर्किंग एनवायरनमेंट मुझे सूट करता है नहीं करता? या आपका जो स्टाफ है, जो आपके यहां पर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी पर्सनल पॉलिसीज किस तरह की हैं? क्या वो पर्सनल पॉलिसीज मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट को सूट करती हैं या नहीं करती हैं? एक हम बात करते हैं यहां पर ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस, जहां पर बेसिकली हम बात करते हैं कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस की, कि क्या एक सिनर्जी गेन निकल के आएगा नहीं आएगा। बिकॉज सिनर्जी गेन का मतलब क्या होता है? एक और एक 11 का होना। आप एक अलग कंपनी, मैं एक अलग कंपनी, हाँ हम दोनों का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सेम है, हम सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे बिजनेस का नेचर सेम है, लेकिन क्या आपको मर्ज करके एक सिनर्जी गेन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस जगह पर सीए का होना जरूरी थोड़ी है। इस जगह पर तो कह सकते हैं कोई और एक्सपर्ट हो सकता है, सपोज कोई एमबीए वाला बंदा हो सकता है, कोई एमबीए हो सकता है, वो इस चीज को ऊपर काफी अच्छी तरह से ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। तो ड्यू डिलीजेंस केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करते हैं, इस चीज को दिमाग से बाहर निकालिए। ड्यू डिलीजेंस बेटा कहने को दो बहुत छोटी छोटी टर्म है ड्यू डिलीजेंस, लेकिन जब काम करने के लिए बैठते हैं ना तो यहां पर एक कह सकते हो पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीम इस जगह पर लग जाती है, बहुत सारे एक्सपर्ट यहां पर लगते हैं। तो आप उस एक्सपर्ट में से एक एक्सपर्ट होंगे इन द कैपेसिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप ड्यू डिलीजेंस करेंगे किसके ऊपर? फाइनेंशियल एरियाज के ऊपर। तो ड्यू डिलीजेंस आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड के ऊपर होता है। तो वेयर एज ड्यू डिलीजेंस रेफर्स टू एन एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म ऑल मैटेरियल फैक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इट इन्वॉल्व रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। नाउ एरियाज इन विच ड्यू डिलीजेंस कैन टेक प्लेस, कौन कौन से एरिया है जहां पर ड्यू डिलीजेंस करवाया जाता है? तो वही वाली बात, एक एग्जांपल सोच के बैठिए कि ए लिमिटेड सपोज एक्वायरर एंटिटी है और बी लिमिटेड एक्वायरी, जिसको एक्वायर किया जा रहा है। तो ए लिमिटेड को ये डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या बी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली ए लिमिटेड ड्यू डिलीजेंस करवा रहा है बी लिमिटेड के ऊपर। तो इस ड्यू डिलीजेंस के अंदर कौन कौन से एरियाज कवर करने चाहिए? टोटल 7 एरिया हैं, 7 एरिया। और एग्जाम के पॉइंट से बात करूं तो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है,
4 नंबर के लिए इसको आप मार्क करिए, 4 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के ऊपर, एरियाज इन विच ड्यू डिलीजेंस कैन टेक प्लेस, कौन कौन से? कमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस। कमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस इस चीज के लिए किया जाता है कि क्या इस कंपनी को टेक ओवर करके एक सिनर्जी गेन जो हम लेना चाहते हैं, वो सिनर्जी हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। टू इवेल्युएट वेदर द प्रपोज मर्जर वुड क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जी। कुछ कीवर्ड जो आपको फॉलो करना है, अदरवाइज हेडिंग तो आपको याद रखनी है, लेकिन कई बार बच्चा हेडिंग इतनी अच्छी तरह से याद कर लेता है कि अंदर का कंटेंट क्या लिखना है, नालायक उस चीज को कभी वो रिकॉल ही नहीं करता। तो जब कभी भी आप रिकॉल करेंगे कमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस को, तो आपको ये वर्ड पक्का एग्जाम में लिख के आना है, क्या एक ऑपरेशनल सिनर्जी क्रिएट होगी या नहीं होगी। टू इवेल्युएट वेदर द प्रपोज मर्जर वुड क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जी। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, इसमें क्या क्या एरिया कवर किए जाएंगे, ये तो काफी डिटेल टॉपिक है। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस को तो हम सेपरेटली क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे भाई, जो बी लिमिटेड है, एक्वायरी एंटिटी है, वो अपने यहां पर किस किस तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करती है, क्या उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज में रिसेंटली कोई चेंज तो नहीं हुआ। कभी मुझे उसके प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि शायद उसने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कराओ। क्या उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो होती हैं उनके साथ एक लाइन में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसी इंडस्ट्री में कुछ और होती है और ये कुछ और अलग तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है। इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो मुझे अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है यहां पे आपके ऑपरेशनल प्रॉफिट से, कि बिजनेस में ऑपरेट करके आप कितना कमा रहे हो। तो आपके प्रॉफिट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, या जो आपके नॉन ऑपरेटिंग है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ये तो आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं हुआ ना। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को मैं एनालाइज करूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स तो नहीं आ रहे, इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो नहीं आ रहे हैं। फिर आपके मैं कैश फ्लो की बात करूंगा कि क्या आपने डेटर का आप टाइम से कलेक्शन कर पाते हो या नहीं कर पाते, क्रेडिटर्स का आप टाइम से पेमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते। फिर आपके पास जो आइडल फंड्स होते हैं उसे किस तरह से आप इन्वेस्ट करते हो, ये सारी चीजें। आपके नेटवर्थ की मैं बात करूंगा कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट तो नहीं है, कोई केस ऑफ हिडन लायबिलिटी तो नहीं है, आपका जो नेटवर्थ का वैल्यूएशन है वो प्रॉपर्ली किया गया है नहीं किया गया, ये सारे एरिया कवर किए जाते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के अंदर। टू एनालाइज बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन pertaining to the financial matter of the entity। तो मैंने तो आपको कई सारे एग्जांपल दे दिए, मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करी, मैंने यहां पर नेटवर्थ की बात करी है, मैंने यहां पर कैश फ्लो की बात करी है, आप यहां पर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की बात करके आ सकते हो। भाई अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूं, टेक ओवर करने का सोच रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी देखता हूं, उसी के बेस पर वैल्यूएशन आती है। शार्क टैंक में आप देखते हो ना कि कितना आप अगले 2-3 साल में आप कितने प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हो, कि पिछले 2-3 साल आपने क्या कमाया था और अगले 3-4 साल में आप कैसा प्रॉफिट उम्मीद कर रहे हो। तो बेसिकली शार्क ये जानना चाहते हैं वहां पर कि आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या कह रहा है आपके प्रॉफिट्स को लेकर, और आपकी प्रोजेक्शन क्या है, आपका वैल्यूएशन क्या है। तो अगले 5 साल के लिए आपका प्रोजेक्शन किस तरह का है, बिकॉज उसी प्रोजेक्शन के बेस पर ही आपके बिजनेस की वैल्यूएशन निकल के आती है, और उसी वैल्यूएशन के बेस पर ही आपका जो परचेज कंसिडरेशन है उस पर बार्गेनिंग होती है। तो ये सारी बातें हम देखते हैं किसके अंदर, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के अंदर। तो एक आया यहां पर कमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस, सेकंड वन इज फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, थर्ड वन इज टैक्स ड्यू डिलीजेंस कि अगर हम टेक ओवर करते हैं तो टेक ओवर करने पर या एक्वायर करने पर या मर्ज करने पर क्या क्या टैक्स की इंप्लीकेशन निकल के आएंगी, टू डिटरमाइन द टैक्स इफेक्ट ऑफ मर्जर और एक्विजिशन, कि मर्जर करने पर, एक्विजिशन होने पर टैक्स की क्या क्या इंपैक्ट निकल के आएंगे, उस इंपैक्ट को देखना, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स ड्यू डिलीजेंस। सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस, कि जिसको मैं टेक ओवर करने का सोच रहा हूं, यानी कि बी लिमिटेड के यहां पर इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, क्या वो एक सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर सही पर्सन को सही क्वांटिटी में प्रोवाइड करवाता है या नहीं करवाता। आज के टाइम में बेटा अच्छा बिजनेस तभी आप रन कर पाएंगे, या आपका बिजनेस तभी मैं कह सकता हूं सफलता की ऊंचाई को छू पाएगा, अगर आपके यहां पर एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है।
इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना जो सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन सही पर्सन को सही क्वांटिटी में प्रोवाइड कराए। क्या एक्वायरी के यहां पर, बी लिमिटेड के यहां पर एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? टू असरटेन वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्रोवाइडिंग राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट मैनेजमेंट ऑन द राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी। सर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए थी उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई या नहीं कराई। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, सही इंफॉर्मेशन है, सही टाइम पर सही पर्सन को जा रही है, बट सही क्वांटिटी में नहीं जा रही। तो सही क्वांटिटी में जाने का मतलब जितनी इंफॉर्मेशन सिस्टम से जानी चाहिए थी क्या उतनी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए मूव कर रही है या नहीं कर रही, दैट इज कॉल्ड एज राइट क्वांटिटी। टू असरटेन वेदर द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्रोवाइडिंग राइट इंफॉर्मेशन टू राइट मैनेजमेंट, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी। 4 पॉइंट याद करने, सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर सही पर्सन को सही क्वांटिटी में प्रोवाइड कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही। लीगल ड्यू डिलिजेंस कि जो एक्वायरी एंटिटी है बी लिमिटेड उसके ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है और कैसे उनकी कंप्लायंस को वो इंश्योर करती है। बिकॉज अगर कोई लॉ है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है बट आपने उसकी कंप्लायंस नहीं कर रखी है तो उस केस में आपको तो मैं टेक ओवर कर लूंगा, लेकिन बाद में नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी मुझे पे करनी पड़ेगी। तो अभी हम देखेंगे कि आपके ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है और कैसे आप उनकी कंप्लायंस को एंश्योर करते हो। टू रिव्यू द लीगल एस्पेक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ एंटिटी, यानी एंटिटी को फंक्शन करने के लिए, एंटिटी को ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से लीगल कंप्लायंसेस को एंश्योर करना होता है एंड कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज, कि कैसे आप उसकी कंप्लायंस को एंश्योर करते हो। इट इज जस्ट लाइक एसए 315। जब आप किसी एंटिटी के यहां पर ऑडिट करने के लिए जाते हो तो एंटिटी के यहां पर ऑडिट करने से पहले आप एक एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हो ना, और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं हम, उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ये भी होती है कि एंटिटी पर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं और किस तरह से एंटिटी उनकी लीगल कंप्लायंस को एंश्योर करती है। एग्जैक्टली है यार, मैं किसी कंपनी को टेक ओवर करने का सोच रहा हूं तो मेरी टीम काम कर रही है वहां पर एक ड्यू डिलिजेंस का, तो उसमें कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट की टीम ये भी देख रही होगी कि जिसको हम टेक ओवर करने का सोच रहे हैं उसके ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं और किस तरह से वो एंटिटी उन सारे लॉ में जो लीगल कंप्लायंसेस होती हैं जो कि आपके बिजनेस के फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है, जरूरी है, कैसे आप उसकी कंप्लायंस को इंश्योर करते हो। एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, ये क्या होता है? यहां पर एनवायरमेंट का मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, इट इज कॉल्ड एज वर्किंग एनवायरमेंट। वर्किंग एनवायरमेंट, क्या आपका जो वर्किंग एनवायरमेंट है क्या वो मेरी रिक्वायरमेंट को सूट करता है या नहीं करता। टू स्टडी द एंटिटीज एनवायरमेंट, its flexibility and adaptiveness to the acquirer entity। यहां पर जो एंटिटी है ना ये है बी लिमिटेड एक्वायरी, टू स्टडी द एंटिटीज एनवायरमेंट, तो कौन सी एंटिटी जिसको टेक ओवर करने का सोच रहे हैं बी लिमिटेड एक्वायरी एंटिटी, उनका वर्किंग एनवायरमेंट क्या है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कि चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, एंड इट्स एडॉप्टिवनेस कि क्या ये एडॉप्ट किया जा सकता है या नहीं, किसको, एक्वायरर एंटिटी के द्वारा, ए लिमिटेड के द्वारा। पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, ये तो मैं कह सकता हूं कि आपके बिजनेस में आपका बिजनेस जो सफलता की ऊंचाई छूता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर एम्प्लॉय छूता है। अगर आपके एम्प्लॉय ठीक तरह से काम करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, अगर आपके एम्प्लॉय ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो उस केस में आपका बिजनेस सफर करेगा। और एम्प्लॉय काम ठीक तरीके से तभी करेंगे जब आपके यहां पर एक अच्छी पर्सनल पॉलिसीज होती हैं। तो यहां पर भी एक ड्यू डिलिजेंस करवाया जाता है, पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, to ascertain that the entity's personnel policies are appropriate and suit the requirement of the restructuring, कि जो एक्वायरी एंटिटी है उसकी पर्सनल पॉलिसीज क्या क्या हैं और क्या ये पॉलिसी हमारे को सूट करती हैं या नहीं करती हैं। यहां पर मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, बिजनेस की सफलता में केवल फाइनेंस वाला पार्ट ही देखना होता, फाइनेंस वाला पार्ट हो तब निकल के अच्छा आएगा जब आपका स्टाफ अच्छा काम कर रहा होगा। और अच्छा स्टाफ काम कब करेगा, जब आपके पास अच्छी स्टाफ को लेकर पॉलिसीज होगी। तो जो एक्वायरी एंटिटी है उसके अपने स्टाफ को लेकर
क्या क्या पॉलिसीज हैं, पर्सनल पॉलिसीज किस तरह की है, क्या ये पॉलिसी सूट करती है या नहीं करती है एक्वायरर एंटिटी को फॉर द पर्पज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। क्लियर है। टोटल 7 एरिया है बेटा जी जहां पर आपको ड्यू डिलिजेंस में आपको ये एरिया कवर करने होते हैं। इसका एक कोड आप याद करिए, सीपीटी लाइफ, सीपीटी लाइफ कोड साथ साथ प्लीज याद करते हुए चलिए। सीपीटी लाइफ रिकॉल करिए एक बार, 7 एरिया है। व्हाट इज सी? कमर्शियल, पी पर्सनल, टी फॉर टैक्स, एल इज फॉर लीगल, आई फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एफ इज फॉर फाइनेंशियल एंड ई फॉर एनवायरमेंटल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सी फॉर कमर्शियल या ऑपरेशनल, यहां पर आपको मेन पॉइंट जो है कि क्या एक ऑपरेशनल सिनर्जी क्रिएट होगी या नहीं होगी। फिर पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, यहां पर हम पॉलिसीज की बात करेंगे। टैक्स की जो भी प्रपोज मर्जर है उसके टैक्स की इंप्लीकेशंस क्या क्या निकल के आएगी वो यहां पे डिटरमाइन किया जाएगा। लीगल, इस जगह पर हम देखते हैं कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है, कैसे उसकी कंप्लायंस को एंश्योर किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या एक्वायरी एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर सही पर्सन को सही क्वांटिटी में प्रोवाइड कराता है या नहीं कराता। इसके बाद फिर एफ इज फॉर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, इसमें तो बहुत सारा एरिया भी हमें कवर करना है। फिर भी कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर, आपके नेटवर्थ को लेकर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को लेकर, आपके कैश फ्लोज को लेकर। एंड ई फॉर एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, कि क्या एक्वायरी एंटिटी का वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट को सूट करता है या नहीं करता। जैसे बेटा सपोज कि इंडिया की बात कर लो, इंडिया में क्या होता है कि जब तक बॉस ऑफिस में बैठा है तब तक ऑफिस का टाइम है, मतलब स्टाफ की फिर हिम्मत नहीं है कि निकल जाए क्योंकि अभी तक बॉस बैठा हुआ है। देखते होंगे ना आप ऑफिस में, जब तक आपका जो सीए है जिसके अंडर में आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, जब तक वो ऑफिस में बैठे हुए होते हैं ऑफिस से निकलना इतना आसान नहीं होता। और कई बार तो ऐसा होता है कि नालायक पूरे टाइम ऑफिस से बाहर रहते हैं और जैसे ही ऑफिस से निकलने का टाइम हो रहा होता है 15-20 मिनट पहले ही आपके बॉस ऑफिस में आ जाते हैं। अब जब तक वो काम कर रहे होंगे तो इसका मतलब इंप्लाइड है कि आपको भी काम करना है। ये इंडिया का एनवायरमेंट है। लेकिन अगर आपको एक फैक्ट बताओ कि अगर आप यूएस या कनाडा का अगर आप एनवायरमेंट देखो तो वहां पर भाई साहब 6 बजने के साथ ही, जहां 6 बजाने जो भी उनको टाइम है करने के साथ बॉस बैठा है या नहीं बैठा, बॉस की ऐसी तैसी, भाई साहब लैपटॉप बंद और निकलो यहां से, लैपटॉप बंद और निकलो यहां से। और 6 बजने के बाद आप अपने बॉस को उसके नाम से हाय जॉन कैसे हो निकल जाओ, मतलब आप अपने बॉस को भी एड्रेस उसके नाम से कर सकते हो क्योंकि भाई बॉस वो 6 बजे तक था, 6 बजे तक तो मैं आपको सर कह के एड्रेस करूंगा, लेकिन 6 बजे के बाद सॉरी अब आप मेरे बॉस नहीं हो, मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूं, आप सीधे उसको उसके नाम के साथ हेलो करके एड्रेस कर सकते हो। ये मैं आपको एक सही एक बता रहा हूं कि ऐसा एनवायरमेंट होता है यूएस के अंदर। क्या इंडिया में आप ऐसे एनवायरमेंट की उम्मीद कर सकते हो? क्या सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ भाई मैं तो बड़ी उम्मीद से टेक ओवर कर रहा हूं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि यार इनका वर्किंग एनवायरनमेंट, इनका वर्किंग कल्चर तो हमारे वर्किंग कल्चर से बिल्कुल अलग है। तो ये भी देखना होता है कि वो किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, क्या उनका वर्किंग एनवायरनमेंट मेरे वर्किंग एनवायरनमेंट को सूट करता है या नहीं करता। ये सारी बातें ड्यू डिलिजेंस के अंदर कवर की जाती हैं। आप भी ड्यू डिलिजेंस में एज एक्सपर्ट शामिल होंगे टू कंडक्ट फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। ये पूरा सीपीटी लाइफ, ये जो एरिया है 7 एरिया, ये साथ के साथ एरिया सीए नहीं करेगा, साथ के साथ एरिया सीए नहीं करेगा। हाँ तो वो टैक्स पे काम कर सकता है, बट कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं, सारे लॉज की आप कंप्लायंस चेक नहीं कर सकते, एनवायरमेंटल को आप चेक नहीं कर सकते, आप कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस के ऊपर इतना एक इन द कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट काम नहीं कर सकते। तो ड्यू डिलिजेंस में टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आते हैं। लेकिन हाँ अब आपका जो रोल आएगा वो आएगा एज एक्सपर्ट टू कंडक्ट फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के ऊपर होगा। एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मार्क करेंगे इसको आप 4 से 5 नंबर के लिए, 4 to 5 मार्क्स। अच्छा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इतना तो एक बार एटलीस्ट रिप्लाई कर सकते हो। स्पीड कैसी है, स्पीड को कम या ज्यादा तो नहीं करना, जिस स्पीड पे चल रहा हूं इसी स्पीड को मेंटेन करना है। और एग्जाम के जो पास अटेम्प्ट क्वेश्चन है सारे तो नहीं, बट जितने क्वेश्चंस मुझे लगता है रिपीट मोड पे कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है या कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा हटके पूछा गया है, वो क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस क्रैश कोर्स बैच के अंदर कवर करता हुआ चलूं। मैंने पहले कहा कि भले ही बैच ये क्रैश कोर्स है
लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के साथ बच्चे कोई कॉम्प्रोमाइज आपसे नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट में आपको सारा दूंगा, बस थोड़ा सा मुझे ना स्पीडली निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीडली निकलना पड़ेगा। थोड़ी सी नोटिंग में यहां पे कम करवा रहा हूं, नोटिंग तो मैं ऑलमोस्ट ना के बराबर ही करवा रहा हूं, अभी तो नोटिंग कुछ बल्कि करवाई भी नहीं है मैंने आपको, सारे नोट्स ऑलरेडी आपके पास है। तो मुझे प्लीज एक बार रिप्लाई करके थोड़ा सा मेरे जो एफर्ट्स हैं उनको आप अप्रिशिएट कर दीजिए कि सही स्पीड में चल रहा है नहीं चल रहा, और जो पढ़ा रहा हूं नालायक को वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एटलीस्ट ये रिप्लाई तो आप कर दीजिए। आज 102 फीवर पे क्लास ले रहा हूं मैं आपकी। सुबह 102 था, फिर कुछ मेडिसिन ली है, तो अब बुखार उतरा हुआ है फिलहाल, लेकिन मुझे पता है कि कैसे इस तरह से मैं, बस ये था कि बैच अभी शुरू करा है और आपको ये लगे सर ने 2 क्लास लेने के बाद छुट्टी कर दी एक साथ। ऑल ओके है सर, थैंक्स सर, समझ में आ रहा है। चलिए, एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में आप कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर करते हैं? फर्स्ट वन इज स्टडीइंग द बिजनेस हिस्ट्री, ऑल अंडरस्टैंडेबल, गुड। चलिए, इसको प्लीज ध्यान से ना आप एक एक हेडिंग में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनको प्लीज आप ध्यान से समझने का अटेम्प्ट करना, फिर एक बढ़िया सा कोड में आपको इसको भी यहां पर याद करने के लिए दे दूंगा। तो अभी हमने केवल देखा यार ड्यू डिलीजेंस में एक टॉपिक कवर कराई, कौन कौन से एरिया आप कवर करते हो इन ड्यू डिलीजेंस, इसका एक कोड मैंने आपको दिया है सीपीटी लाइफ। अगला टॉपिक आया हमारे यहां पर फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के ऊपर, एग्जामिन द डिटेल्स। इसमें पहला पॉइंट बना हमारा स्टडीइंग द बिजनेस हिस्ट्री, कि जिसको भी टेक ओवर करने का सोच रहे हो पहले उसकी एक बार बिजनेस की हिस्ट्री की आप स्टडी करिए। एग्जामिन द डिटेल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, डिटेल अबाउट द ओरिजिनल प्रमोटर, की जब कंपनी बनी थी तब उसके इसमें उसके ओरिजिनल प्रमोटर्स कौन रहे थे, हो सकता है वो अभी भी हैं या निकल लिए, निकल लिए का मतलब ऊपर नहीं, कंपनी से निकल लिए, ठीक है। रेलिवेंट इंक्वायरीज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, लाइक प्रोडक्ट के कौन कौन से प्रोडक्ट में आप डील करते हो, उसकी क्या क्या मार्केट है, सप्लायर कहां कहां से आपके पास सप्लाई होती है, कैसे कैसे बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं एटसेट्रा, ये स्टडी करनी है आपको बिजनेस की हिस्ट्री। तो बिजनेस की हिस्ट्री में बेसिकली मैं देख रहा हूं कि कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल देख रहा हूं, उनके प्रमोटर्स कौन कौन से थे ओरिजिनल वो देख रहा हूं, और इंक्वायरी कर रहा हूं उनके प्रोडक्ट को लेकर, उन प्रोडक्ट की मार्केट्स कहां कहां पर है उसको लेकर, सेल करने के पर्पस के लिए आपके पास जो परचेजिंग करनी है या रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई कहां कहां से होती है, आपके सप्लायर्स कौन कौन से हैं, एक्सपेंसेस एटसेट्रा। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, बिकॉज आप कर रहे हैं यहां पर फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अकाउंटिंग पॉलिसीज देखो, जरूरी नहीं कि जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली सेम पॉइंट आपको लिख के आना है, थोड़ा दिमाग यूज करो अपना। एंटिटी कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करती है, क्या रिसेंटली किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज तो नहीं हुआ प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए, मुझे पता है 2 या 3 साल में कंपनी बेच के निकल जाऊंगा, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर लेता हूं, उस अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से इसका असर पड़ेगा मेरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, थोड़ा उनको बूस्ट मिल जाएगा, तो मेरे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं बट इसलिए नहीं बढ़े कि मेरे ऑपरेशन अच्छे हुए, मेरे बिजनेस के प्रॉफिट इसलिए बढ़े बिकॉज मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया हुआ है। तो देखिए कि क्या रिसेंटली बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी में कहीं कोई चेंज तो नहीं हुआ था। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आप फॉलो कर रहे हो और इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो वहां पर कौन सी पॉलिसीज होती है, क्या आप उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये सारी बातें इस ड्यू डिलीजेंस में कवर की जाएंगी। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या क्या आपको देखना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड एंड इट्स एप्रोप्रिएटनेस, कि कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट है या नहीं है। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑन द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, कि आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज पर, आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या असर पड़ता है आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। असर्टेन चेंजेस इन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द रिसेंट पास्ट, कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बिकॉज ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी भी बिजनेस का वैल्यूएशन डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके प्रॉफिट्स किस ट्रेंड में आ रहे हैं और आपका प्रोजेक्शन क्या है। अगेन अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा हो तो उसमें पूछते हैं ना कि आपके पिछले साल की सेल क्या थी, प्रॉफिट्स क्या थे, आपका प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन क्या है कि अगले 1 साल बाद या 2 साल बाद
आप कितना प्रॉफिट, कितना टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो यही तो पूछ रहा है। वहां पर जो शार्क बैठे हुए हैं वो बेसिकली देखा जाए तो क्या कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज कर रखा हो। तो असर्टेन चेंजेस इन द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द रिसेंट पास्ट, areas in which accounting policies followed by a company are different from those adopted by the acquiring enterprise, and effect of such difference, कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उसका क्या असर पड़ता है, ये सारी बातें कवर करनी है आपको इस ड्यू डिलिजेंस के अंदर, जहां पर आप उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखते हो। नेक्स्ट वन इज एग्जामिनिंग नेटवर्थ। आपको जो एक्वायरी एंटिटी है उसकी नेटवर्थ को आपको एग्जामिन करना है। नेटवर्थ कैसे निकल के आती है, किसी भी बिजनेस की नेटवर्थ कैसे निकल के आती है, या तो जो कैपिटल लगी हुई है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस वाले पार्ट को ऐड कर दो तो ये नेटवर्थ है, या फिर जो आपकी एसेट है उसमें से जो आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं उनको आप लेस कर दीजिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेटवर्थ को हाई करने के लिए आपने अपनी एसेट को ओवर वैल्यू कर रखा है, या आपने अपनी नेटवर्थ को हाई करने के लिए कोई लायबिलिटीज को आपने हाइड किया हुआ है। बिकॉज अगर एसेट का ओवर वैल्यूएशन है और लायबिलिटीज वाले केस में कोई हिडन लायबिलिटी हुई तो उस केस में नेटवर्थ क्या होगा, वहां पर ज्यादा निकल के आएगा, और ज्यादा नेटवर्थ होने पर आपके बिजनेस की जो वैल्यूएशन होगी वो ज्यादा होगी, और आप ज्यादा अमाउंट वहां पर शार्क से ज्यादा अमाउंट आप मांग रहे होंगे। तो मैं नेटवर्थ देखूंगा कि आपके बिजनेस की नेटवर्थ क्या है। तो इसमें बेसिकली मेरा जो मेन फोकस होगा वो आपके बिजनेस की एसेट और जो आपके बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं उनके वैल्यूएशन को लेकर होगा। एसेट में ओवर वैल्यूएशन तो नहीं है, और लायबिलिटी के अंदर अंडर वैल्यूएशन या केस ऑफ हिडन लायबिलिटी का तो यहां पर नहीं बनता। तो इवैल्यूएट द बेसिस अपॉन विच assets have been valued and liabilities have been recognized. The net worth of business has to be arrived at by taking into account the impact of over या undervaluation of assets and liabilities. तो जनरली आपको asset वाले केस में ओवर वैल्यूएशन देखने को मिलता है, और लायबिलिटीज वाले केस में आपको हिडन लायबिलिटी के केसेस मिल जाते हैं। अब एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन लाइन लगा के पूछे गए हैं। एग्जाम्पल बताइए ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट के, या एग्जाम्पल बताइए कहां कहां पर कोई पॉसिबल हिडन लायबिलिटी का केस बन सकता है। ऐसे केस को अभी आज के तो शायद लेक्चर में कवर नहीं कर पाएंगे, बट कल के लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये देखना कि एंटिटी के ऊपर जितने भी टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, क्या एंटिटी उन टैक्सेस का रेगुलर बेसिस पर पेमेंट करती या नहीं करती। व्हाट इज कॉल्ड रेगुलर बेसिस, जब जब पेमेंट करने की ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। चेक वेदर द बिजनेस इज रेगुलर इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन केस टैक्सेस आर इन एरियर्स, मतलब कि ड्यू हो चुके हैं और लेकिन अभी तक आपने उनका पेमेंट नहीं किया हुआ है, एरियर में है। चेक द अरेंजमेंट मेड टू क्लियर ऑफ द एरियर्स, तो एरियर्स को क्लियर करने के लिए एक्वायरी एंटिटी ने कौन कौन से अरेंजमेंट्स अपने यहां पर किए हुए हैं। एग्जामिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे क्या देखना होगा, आपके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या नहीं है, आपके प्रॉफिट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स तो नहीं आ रहे, या आपके प्रॉफिट्स के अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं आ रही है। यानी मुझे आपके प्रॉफिट्स चाहिए ऑपरेटिंग, जो कि नॉर्मल बिजनेस से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट की बात नहीं करूंगा और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। तो एग्जामिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स of income or expense that might have affect the operating results. Compare the actual figure with the budgeted figure. Compare the trading results and normal operating profit. देखो कौन से प्रॉफिट की बात करी है इसने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब कहने को आपके बिजनेस में तो लॉस आया, कहने को आपके बिजनेस में लॉस है, लेकिन सरकार से सब्सिडी मिल जाने के बाद आपका बिजनेस का लॉस प्रॉफिट में हो गया। तो कहने के आपके पास बिजनेस प्रॉफिट है, आपका यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा होगा वो बिजनेस प्रॉफिट दिखा रहा होगा, लेकिन क्या आप ऐसे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दे रहा है वो तो नेगेटिव दे रहा है, लेकिन सरकार से सब्सिडी मिल जाने की वजह से, बिकॉज कहीं आप एक किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हो ना, तो वहां पर सरकार कई बार आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वहां पर सब्सिडी दे देता है,
तो मेरे को जो बिजली का बिल था उसके ऊपर काफी मोटी सब्सिडी मिल गई, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरे जो लॉस थे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए। बट अगर सब्सिडी नहीं मिलती तो आपको लॉस होना था। क्या ऐसे बिजनेस को टेक ओवर करने का आप सोचेंगे? शायद आप ना सोचें, क्योंकि ये बिजनेस कोई प्रॉफिट तो ये जनरेट कर ही नहीं रहा है। हाँ, कहने को केवल प्रॉफिट के बेस पर मैं जज नहीं करूंगा, और भी क्या सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। प्रॉफिट चाहिए कौन से? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स नहीं चाहिए मेरे को कि कोई एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आ गया था, इस वजह से आपने मोटा कमाया। अदरवाइज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास नहीं होता, शायद इतने मोटे प्रॉफिट आपके पास नहीं होते। या आपकी गाड़ी तो लॉस में थी, लेकिन आपने एफडी में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वहां से इंटरेस्ट आ गया, जिसकी वजह से आपके जो लॉस थे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रॉफिट चाहिए मुझे आपके ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को मैं बाहर निकालूंगा, और प्रॉफिट चाहिए मुझे आपके ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग को हम यहां से बाहर निकालेंगे। तो कंपेयर ट्रेडिंग रिजल्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट विद द ट्रेडिंग रिजल्ट एंड नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अदर सिमिलर कंपनीज। आपकी कंपनी में क्या हो रहा है और इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली और जो सिमिलर कंपनीज हैं वहां पर किस तरह के प्रॉफिट थे। कैश फ्लो, कैश फ्लो में क्या देखेंगे कि कैश का फ्लो कैसा है, डेटर से कलेक्शन टाइम पर है या नहीं है, क्रेडिटर्स का पेमेंट टाइम पर है या नहीं है, जो आइडल फंड होते हैं उन्हें आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी बातें मैं कैश फ्लो में चेक करूंगा। तो रिव्यू हिस्टोरिकल कैश फ्लोज एंड देयर पैटर्न टू डिटरमाइन कैश जनरेटिंग एबिलिटीज। तो आपका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है वो पॉजिटिव आपका होना चाहिए, बिकॉज ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही कह सकते हो कि आपके बिजनेस के लिए कैश जनरेट करता है। चेक वेदर द कंपनी इज लायबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स टू इट्स क्रेडिटर, टू द बैंक्स, टू द गवर्नमेंट एंड टू द अदर स्टेक होल्डर। क्या आप टाइम से इनका पेमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते। एग्जामिन हाउ वेल डज कंपनी डेप्लॉय इट्स फंड। कंपनी अपने फंड्स को कैसे ठिकाने पर लगाती है। डेप्लॉय का मतलब फंड को लगाना। एग्जामिन हाउ वेल डज द कंपनी डेप्लॉय इट्स फंड। डिटरमाइन वेदर एनी फंड्स आर लाइंग आइडल। कोई फंड आइडल पड़े हुए हैं, आइडल होते हैं तो कैसे आप इनको इन्वेस्ट करते हो। एग्जामिन फॉलो अप with the debtors and ensure collection period is not large। डेटर से कलेक्शन कैसे किया जाता है ये भी देखिए कि कलेक्शन का पीरियड बड़ा तो नहीं है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। जनरली 5 साल का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन दिया जाता है कि कंपनी का इतिहास ये है, भूतकाल ये है और कंपनी का भविष्य कुछ इस तरीके का है। तो भविष्य एक झलक दिखलाते हो अगले 5 साल के लिए। Evaluate the projections for the next 5 year with detailed assumptions। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ये कोई हिस्टोरिकल डेटा तो है नहीं। अगले साल हमारी सेल क्या होगी, दूसरे साल आज से 2 साल बाद सेल क्या होगी, 3 साल बाद सेल क्या होगी, 4 साल बाद क्या होगी, 5 साल बाद सेल क्या होगी। क्या एजम्पशन के बेस पर आएगा? नहीं आएगा। एजम्पशन आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो इवेल्युएट द प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर विद द डिटेल्ड assumption। If assumption used by company appears to be unrealistic, consider its impact on the overall valuation of the company। तो इसका कंपनी की वैल्यूएशन पे क्या असर निकल के आता है। एंड द लास्ट वन इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। एंटिटी के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है, क्या उनका कंप्लायंस कर रखा है या नहीं कर रखा। बिकॉज अगर नहीं कर रखा और कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो उस केस में इसकी जो पेनल्टीज होंगी वो हमें पे करनी होंगी। ये कहीं ना कहीं जो आपका लीगल ड्यू डिलीजेंस था वो ही है। मेक अ लिस्ट ऑफ लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू द एंटिटी एज वेल एज मेक अ चेकलिस्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंपनी अंडर दोस लॉज। तो कंपनी को फंक्शनिंग करने के लिए कौन कौन से लॉ फॉलो करने होते हैं, कौन कौन से लॉ इनके ऊपर एप्लीकेबल है, उनके ऊपर क्या क्या लीगल कंप्लायंस आती है, इन सब की एक चेकलिस्ट आप बना लीजिए। If company has not been regular in its legal compliance, it could lead to punitive charges, यानी penalty के charges आ सकते हैं under the law। The impact of such violation be quantified। जहां जहां पर non compliance है उन्हें आप quantify करिए। quantify का मतलब कि non compliance की वजह से क्या क्या penalties वगैरह आ सकती हैं। And assess in respect of entity financial status and even of its going concern status। बिकॉज अगर आपने किसी लॉ का नॉन कंप्लायंस किया है
तो क्या आपके गोइंग कंसर्न के ऊपर भी इसका अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भी, फाइनेंशियल स्टेटस पे इंपैक्ट पड़ जाएगा, पेनल्टीज वगैरह लग जाएंगे आपके ऊपर। आपने कहा ठीक है पेनल्टी पे कर देंगे, लेकिन हो सकता है आपका बिजनेस का लाइसेंस तक कैंसिल हो जाए। तो बिजनेस का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो टेक ओवर करके क्या करेंगे फिर? आपका तो बिजनेस हम कर नहीं सकते। तो नॉन कंप्लायंस कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है, कौन कौन सी कंप्लायंस करनी होती है, चेकलिस्ट बनाइए, देखिए क्या क्या नॉन कंप्लायंस डिडक्ट हो रही है और नॉन कंप्लायंस का क्या असर पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, इंक्लूडिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ये सारी चीजें फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में कवर करनी होती हैं। ये सारी चीजें फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर कवर करनी होती है। अब एग्जाम में अगर बेटा जी क्वेश्चन आ जाता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के ऊपर, अटेम्प्ट कर सकते हो नहीं कर सकते? सर समझ में तो सारा आ गया, पर एक बार थोड़ा सा ये हेडिंग्स कैसे याद होंगी, ये अगर कुछ समझ में आ जाए तो एचपी एन एनटीपीसी के एचपी एन एनटीपीसी के फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ये कोड याद करिए, एचपी एनटीपीसी के फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। न्यूक्लियर है शायद, मैं नेशनल बोल रहा हूं, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड याद करना है अपने को, एनटीपीसी, एचपी एनटीपीसी के फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। तो ब्रीफ हिस्ट्री की बात करनी है, तो ब्रीफ हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट थे? एक तो एंटिटी जो कंपनी है उसका एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड आपको देखना है, इसके प्रोमोटर्स, और कुछ क्वेरी करनी है कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन सी मार्केट है, कौन सी इसके सप्लायर हैं और कैसे कैसे आपके यहां पर एक्सपेंस होते हैं। पी फॉर पॉलिसी, आपकी पॉलिसी कौन कौन सी है, एप्रोप्रिएट है या नहीं है, आपकी पॉलिसी का प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है, क्या कोई पॉलिसी रिसेंटली चेंज तो नहीं करी है, जो एक्वायरर एंटिटी है उसकी पॉलिसी क्या होती है, एक्वायरी एंटिटी की पॉलिसीज क्या है, एक लाइन में है नहीं है, डिफरेंट है तो क्या असर पड़ता है। फिर बात करते हैं एनटीपीसी, तो व्हाट इज एनटीपीसी? ये आई नहीं है, कभी इसको आई समझ लें, इट इज टी। तो एन इज फॉर नेटवर्थ, नेटवर्थ के अंदर बात करनी है असेट और लायबिलिटी की, असेट का ओवर वैल्यूएशन, लायबिलिटी में हिडन लायबिलिटी की केस ना हो। टैक्स इज फॉर टैक्स एंड टैक्स ड्यू, टैक्स को आपको एग्जामिन करना है कि कौन कौन से टैक्स एप्लीकेबल होते हैं, रेगुलर है या नहीं है, रेगुलर नहीं है तो क्या इसका इंप्लीकेशन निकल के आता है फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर। पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी बात करेंगे। सी फॉर कैश फ्लो की बात करी हमने, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, और एक पॉइंट बस अलग से याद करना है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। एचपी एनटीपीसी के एफएस, इसको ऐसे याद करिए ना, एफएस अब कवर हो जाएगा। एचपी एनटीपीसी के एफएस, एफएस क्यों बोल रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एफ से बन गया आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और एस से बन गया बेटा जी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो सीपीटी लाइफ एक कोड मैंने आपको दे दिया और एक कोड आपको मिल गया है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के लिए, एचपी एनटीपीसी के एफएस, एचपी एनटीपीसी के एफएस। एच इज फॉर ब्रीफ हिस्ट्री, इसकी बात करेंगे। पी फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी, एन इज फॉर नेटवर्थ, टी फॉर टैक्स, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस वो एग्जामिन करना है, सी फॉर कैश फ्लो, एफ इज फॉर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड एस इज फॉर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। याद हुआ कुछ? हाँ सर याद तो हो गया। चलिए बेटा और टाइम नहीं लगा, रेगुलर क्लास होती तो 3-4 बार रिवाइज करवा देता, लेकिन रेगुलर क्लास नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट से मुझे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करवाना, तो बस जल्दी से आपको कॉन्सेप्ट देने के बाद एक बार रिवाइज कराने के बाद अगले टॉपिक पर मूव कर जाते हैं। कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। आपने ड्यू डिलिजेंस कर लिया तो ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट सबमिट करनी है किसको? एक्वायरर एंटिटी को, जिसके बिहाफ पर ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट किया गया है। तो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट जो आपकी होगी वो कैसे होनी चाहिए, कौन कौन सी हेडिंग्स, कौन कौन से एरियाज आपके ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में एड्रेस किए जाने चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। वैसे इसका कोई स्टैंडर्ड एक हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं हो सकता, लेकिन जनरली बात करें तो हाँ कुछ ये हेडिंग्स के साथ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आपकी आनी चाहिए। एग्जाम में सर क्वेश्चन लगा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स लगा हुआ है 4 नंबर के लिए।
तीसरा क्वेश्चन ड्यू डिलिजेंस के ऊपर, एक क्वेश्चन बन गया कि ड्यू डिलिजेंस कौन कौन से एरिया पे होता है, कोड दे दिया वहां पर मैंने आपको सीपीटी लाइफ। दूसरा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के ऊपर तो एचपी एनटीपीसी के एफएस, एचपी एनटीपीसी के एफएस। और अब बात करेंगे कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। द कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट विल ऑलवेज वेरी विद इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। कोई ऐसा नहीं हो सकता एक हार्ड एंड फास्ट ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट का एक फॉर्मेट आपको दे दिया जाए और कह दे भाई हर एक सर्कमस्टांस में यही एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं होगा। एक सेकेंड, फॉलोइंग हेडिंग्स आर इलस्ट्रेटिव। क्या क्या हेडिंग है देखिए, लगभग 20 के आसपास हेडिंग आपको याद करानी है, 20 के आसपास। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, किसके लिए, नाम से लगा लो बेटा आगे, जो आपके टॉप प्लेयर होते हैं जिसके लिए आपने ड्यू डिलिजेंस करा है, सबसे पहले उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव समरी आ जाती है। उसके बाद अब मेन रिपोर्ट आपकी स्टार्ट होगी। वहां पर सबसे पहले दिया आपने एक इंट्रोडक्शन, आपने बताया ऑब्जेक्टिव क्या है ड्यू डिलिजेंस का, फिर आपने बताया कि स्कोप क्या है, कौन कौन से एरिया पर आपने ड्यू डिलिजेंस किया है। जो सीपीटी लाइफ था बेसिकली वो क्या था, स्कोप था। ऑब्जेक्टिव कि हम इस कंपनी को टेक ओवर करने का सोच रहे हैं, तो क्या इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज वेंचर कैपिटलिस्ट, ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये ड्यू डिलिजेंस यहां पे करवाया गया है। ड्यू डिलिजेंस में आपने कौन कौन से एरिया कवर किए हैं, जिस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस किया गया है उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया गया, उसका समरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कि जो फंडिंग है उसने किस किस तरह से फंडिंग अरेंज कर रखी है, शेयर होल्डिंग का पैटर्न किस तरीके का है कि उसके यहां पर किस किसने कितना कितना पैसा लगाया हुआ है कंपनी के अंदर, ऑब्जर्वेशन ऑन रिव्यू, जो आपने रिव्यू किया है उस पर क्या निकल के आ रही है ऑब्जर्वेशन। पहले 8 पॉइंट बच्चे जी प्लीज ये रिकॉल करिए, टोटल देखो 20 पॉइंट के आसपास मैं याद करवाऊंगा इसमें आपको, लेकिन पहले ही आप 8 फॉलो करिए। सबसे पहले आपने क्या दे दिया, एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद आपने दिया इंट्रोडक्शन। फिर जैसे हम बात करते हैं किसी भी ऑडिट में आप जाते हो तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, ऑडिट का स्कोप होता है एग्जैक्टली हियर कि आपने यहां पर जो ड्यू डिलिजेंस करा है वो किस पर्पस के लिए क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप। फिर ब्रीफ हिस्ट्री दी है आपने कंपनी के बारे में, फिर उनका कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, शेयर होल्डिंग का पैटर्न किस तरीके का है, और क्या आपका ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है अल्टीमेटली रिव्यू के ऊपर, वो आपने यहां प्रोवाइड करा। टोटल 8 पॉइंट हैं, फिर से रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले क्या आया, एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव बताया, आपने स्कोप बताया, आपने एक ब्रीफ हिस्ट्री दी है कंपनी के बारे में, उनका आपने शेयर होल्डिंग का कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का है वो बताया, शेयर होल्डिंग के पैटर्न की आपने बात करी है, और अल्टीमेटली क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आया आपके रिव्यू के ऊपर। ये 8 पॉइंट याद कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद क्या है देखिए, आपने बताना है असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, असेसमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, एनी लायबिलिटीज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स, यानी कोई लायबिलिटी है कंफर्म है लेकिन ये बुक में नहीं आ रही है, एनी लायबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स, असेसमेंट ऑफ पॉसिबल लायबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ लिटिगेशन, कि कोई लिटिगेशन का मामला है उसकी वजह से कोई लायबिलिटी फ्यूचर में आ सकती है, वेज एंड मींस टू कवर अनफॉरसीन कंटिजेंट लायबिलिटी, तो जो लायबिलिटी हमारे ऊपर फ्यूचर में आ सकती है, कंटिजेंसी है, उसे किस तरह से कवर किया जाएगा, कैसे उसको अरेंज, उसको पेमेंट करने का अरेंजमेंट कैसे होगा इनकेस अगर वो लायबिलिटी कंफर्म हो जाती है। स्टेटस ऑफ चार्ज लीन मॉर्गेज ऑन द एसेट ऑफ कंपनी, कंपनी ने अगर कोई एसेट गिरवी रखवा के कोई लोन लिया हुआ है तो आज के टाइम पर उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसका स्टेटस, नॉट स्ट्रक्चर, उसका स्टेटस क्या है। असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ, असेसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, कमेंट ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शंस, जो 5 साल का एक फ्यूचर का प्रोजेक्शंस आपने दिया हुआ है, SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, एंड एस्पेक्ट टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर या आफ्टर मर्जर, मर्जर से पहले और मर्जर के बाद किन किन बातों का ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। सर याद कैसे करना है, पहले ये तो बताओ ना लायक को, जो शुरू के 8 बताए थे वो याद है नहीं है,
पहले 8 याद कर लो आप, ये मैं याद करा दूंगा, पहले 8 याद करो आप क्या क्या थे। सबसे पहले आपने क्या दिया यहां पर, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव बताया, स्कोप बताया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी बताई। इसके बाद फिर आपने कैपिटल उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है वो बताया, शेयर होल्डिंग का पैटर्न बताया एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रिव्यू की बात करी। टोटल 8 पॉइंट थे। इससे याद करने का पॉइंट देखिए, एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी। एल इज फॉर लायबिलिटीज। एल से जो पॉइंट याद करने हैं पहले आपको लायबिलिटीज के पॉइंट आपको याद करने हैं, और एक एल से पॉइंट बनेगा आपका लीन का। तो एल इज फॉर लायबिलिटीज एंड लीन, एम इज फॉर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, एन असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ, ओ असेसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, एंड पी इज फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शन। और जब एल एम एन ओ पी कुछ लेटर्स हम याद कर रहे हैं, कुछ लेटर याद करें तो 4 लेटर और आ जाएंगे स्वॉट। जहां पर एल एम एन ओ पी ये लेटर खत्म हो गए तो 4 लेटर याद कर सकते हो आराम से। फिर हम बात करेंगे यहां पर स्वॉट एनालिसिस की, और मर्जर से पहले मर्जर के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, एस्पेक्ट टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर या आफ्टर मर्जर। लेकिन लायबिलिटीज में देखो पॉइंट कौन कौन से हैं। एक तो बात करिए हमने आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज, एक बात करिए मैंने आपकी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, भी क्रेडिटर से लोन, क्रेडिटर का पेमेंट नहीं किया हुआ है, इट इज और फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवा रखा या फिर आपने टीडीएस काट के जमा नहीं करवा रखा, ये क्या है आपकी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज को 2 पार्ट ब्रेक कर दिया, फाइनेंशियल, स्टैट्यूटरी। फिर कोई लायबिलिटी आपकी एक्चुअल है बट वो बुक में नहीं है, कोई लायबिलिटी आपकी एक्चुअल है बट बुक में नहीं है, उसकी बात करी है। कोई लायबिलिटी फ्यूचर में आपकी आ सकती है ड्यू टू एनी लिटिगेशन, और अगर आती है तो उन्हें कवर करने का आपका तरीका क्या रहेगा, वेज एंड मींस टू कवर अनफोर्सीन कंटिजेंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी पे प्लीज आप ये 5 पॉइंट याद करिए, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, एक्चुअल लायबिलिटी है बट बुक में नहीं है या फ्यूचर में आ सकती है, और अगर आती है तो कैसे उसे ओवरकम करना है। और एल से एक पॉइंट बन गया था आपका स्टेटस ऑफ चार्ज या लीन का। फिर एम से बात करते हैं तो एम से बन गया आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। इसके बाद एन से बात करते हैं तो ये बन गया आपका असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ। फिर ऑपरेटिंग रिजल्ट्स की बात करी है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की बात करी है, फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करी है, स्वॉट एनालिसिस की बात करी है, और एस्पेक्ट टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर और आफ्टर मर्जर। टोटल 20 पॉइंट हैं, याद कर सकते हो। और याद ऐसे करना, पहले तो बेसिक याद करना 8 पॉइंट, और 8 के बाद ये 12 पॉइंट याद करने हैं। 12 में से भी देखा जाए तो एल पर कितने पॉइंट बन रहे थे आपके, 6, एम पर एक पॉइंट बन गया 7, एन पर एक पॉइंट बन गया 8, ओ पर एक पॉइंट बन गया 9, पी पे एक पॉइंट बन गया 10, और 11वां पॉइंट बन गया आपका स्वॉट का। लेटर की बात कर रहे थे एल एम एन ओ पी, तो फिर एस डब्ल्यू ओ टी याद करिए, स्वॉट एनालिसिस। और किन किन बातों का ध्यान रखना है बिफोर और आफ्टर मर्जर, एस्पेक्ट टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर और आफ्टर मर्जर। सर इनको क्या एग्जाम में इन्हें एक्सप्लेन करके नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना। 4 नंबर में क्वेश्चन लगेगा और ये हेडिंग से आप लिख के आ जाइए आपके स्टडी मटेरियल के अंदर भी। बेटा इन पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, केवल यही पॉइंट्स आपको लिख के आने। हो सकता है कि स्टडी मटेरियल में शायद 20, 22 या 24 के आसपास पॉइंट हैं, मैंने 20 पॉइंट इस जगह पे लिए हुए हैं क्योंकि इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं कि एग्जैक्टली आपको यही लिख के आना है। तो 20 पॉइंट का मतलब 20 ही है, आप ना तो एक कम करिए ना एक यहां पर आप ज्यादा करिए, लिख के आओगे डेफिनेटली आप 4 आउट ऑफ 4 का यहां पर स्कोर कर दोगे। चलिए प्लीज जल्दी से बच्चे प्लीज बताइए टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। कल जो मैं स्टार्ट करूंगा उसका मैं एक हिंट आपको बता रहा हूं, लिंक कहां से होगा। जब हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस की, तो उसके अंदर आया था एग्जामिनेशन ऑफ नेटवर्थ, और नेटवर्थ वाले केस में हम देख रहे थे कि असेट में ओवर वैल्यूएशन तो नहीं है, और लायबिलिटी वाले केस में हिडन लायबिलिटी का पॉइंट तो नहीं बनता। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। तो ड्यू डिलिजेंस विद रेस्पेक्ट टू हिडन लायबिलिटीज, और उसके बाद बात करेंगे ड्यू डिलिजेंस विद रेस्पेक्ट टू ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट। ये टॉपिक हमारा कल का रहेगा, लेकिन प्लीज बच्चे सेशन को मैं ओवर करने के लिए जा रहा हूं, तो जल्दी से प्लीज एक बार रिप्लाई करिए सेशन समझ में आया या नहीं आया, मजा आपको आया या नहीं आया,
समझ में आपको आ रहा है नहीं आ रहा? और प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी कोई टॉपिक मैं खत्म करता हूं और मैं कहता हूं कि एग्जाम में पास अटेम्प्ट में क्वेश्चंस लगे हुए हैं, तो प्लीज स्टडी मटेरियल खोलिए, बुक खोलिए। जो मैंने बुक आपको सॉफ्ट कॉपी दिया है, कोई और भी टीचर की बुक आपने फॉलो कर रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, प्लीज फॉलो करिए उस बुक को। और जो पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, प्लीज जैसे लेक्चर ओवर होता है तुरंत की तुरंत साथ साथ करना उसको शुरू कर दीजिए। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जब ये बैच ओवर हो जाएगा उसके बाद करना शुरू करूंगा, तब तक तो बेटा बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, तो जहां भी मैं मार्क करवाता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार लगा हुआ है, उसको प्लीज आप पढ़िए। और उसमें कोई डाउट आपके पास रह जाता है तो आपको मैंने नंबर दिया हुआ है नालायक को, प्लीज उस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप के जरिए अपने डाउट मेरे साथ आप डिस्कस करिए। यस सर, मजा आ गया, चलो मजा आपको आना चाहिए। सेशन ओवर करें फिर। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो क्लास को लेकर, बैच को लेकर, बैच कंप्लीट कब होगा इस बात को लेकर, ये तो पक्का होगा दिमाग में, सर बैच कब तक कंप्लीट करेंगे? तो मैंने लगभग ये डिसाइड करा कि पूरे मार्च क्लास लूंगा आराम से, ठीक है ना। और जो चैप्टर का मैंने कमिटमेंट किया हुआ है वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, कुछ एक आधा चैप्टर मुझे और एक्स्ट्रा लगता है वो भी करा दूंगा। ठीक है, तो हद से हद मैं लेके गया तो अप्रैल का फर्स्ट वीक, वैसे मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी शायद लेके ना जाऊं, तो ट्राई करूंगा कि मार्च तक लगभग 30 के आसपास लेक्चर्स, संडे का देख लूंगा कि ऑफ करना है नहीं करना, अदरवाइज क्लास को लगातार ही लेकर वो चलूंगा। और हद से हद गया तो अप्रैल का फर्स्ट वीक, बिकॉज सेकंड वीक तक मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, बिकॉज तब तक मई का एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो मार्च एंड या हद से हद अप्रैल का फर्स्ट वीक ये हमारे बैच का कंप्लीशन टाइम रहेगा। और ड्यूरेशन अभी तो 1.5 घंटे के आसपास के, बट ट्राई करूंगा कि शायद आगे जाके कुछ लेक्चर्स 2 घंटे के आसपास का भी लेके जाऊं। ठीक है, तो और तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना आप लोगों की? सेशन को ओवर करें? हाँ सर, सेशन ओवर कर देते हैं। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।